अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल और पब्लिक इन्हें कहती है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और पब्लिक इन्हें कहती है पाजी हरजीत साहब। पब्लिक ने कल आपको बहुत मिस किया है, इसीलिए उनकी पुरजोर फरमाइश पे फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं। पाजी कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे मैंने आप दोनों को भी बहुत मिस किया। जाहिर बात है मंडे में अगर एक भी ना हो तो जाहिर बात है मिस बहुत किया जाता है। हाँ, ये रिवायत अक्सर रऊफ साहब ने रखी है, लेकिन कल मैंने बरकरार रखी और ये आप दोनों को फाइन होना चाहिए। रऊफ साहब आप दोनों माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तीनों बहुत प्यारे लग रहे हैं ऑन स्क्रीन। सर गुड मॉर्निंग पब्लिक के सारे रंग पहने हुए आज हमने, आप चेक तो करें ना। हाँ चलें जी, आज हम अच्छी खबर से शुरू करते हैं। अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं। अच्छी खबर से टेस्ट करते हैं ताकि लोग ये ना कहें कि जी हमेशा हम डराने वाली खबरें देते हैं। अच्छी खबर यह है कि कल पाकिस्तान ने टेस्ट मैच में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 315 रन बना लिए एक दिन में, जो काफी तेज स्पीड के ऊपर बनाए, और उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कप्तान साहब का है जो 161 पे नॉट आउट हैं। आगाज पाकिस्तान का अच्छा नहीं था, जो आगाज था इमामुल हक का, वो भी इमामुल हक भी बहुत ज्यादा देर नहीं ठहरे, गलत शॉट मार के आउट हुए। और बाबर आजम जो है अभी खबर मिली है वो भी आउट हो गया, आउट हो गया। मैंने जैसे ही कहा अच्छी खबर से शुरू करते हैं। बड़ी अच्छी खबर थी, फिर आईएफपी खुली और पीछे से हमारी प्रोड्यूसर साहबा की आवाज आई बाबर आजम आउट हो गए, लेकिन हम फिर भी तारीफ करेंगे। हम तारीफ इसलिए करेंगे कि कल जो फ्री स्टाइल उन्होंने खेला, एक अरसे बाद, आपको पता है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनके क्रिकेट खेलने को माना जाता है, लेकिन पिछले कई महीने से वो स्लो जा रहे थे और मतलब उनकी पेस बहुत स्लो थी। इवन अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड, जो उनका अपना है सर, वो उसको ही मीट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब अच्छा कल सरफराज को एक मौके बाद, एक जमाने बाद मौका मिला। 4 साल के बाद वो टीम में वापस आए, और ये कहते हैं कि 50 टेस्ट एक आदमी ने खेले और उसे पाकिस्तान में खेलने का मौका ना मिला, वो सरफराज अहमद की मिसाल है। और सरफराज की अपने ट्वीट में पढ़ा था, वो कह रहे थे कि जब मैं खेलने के लिए गया हूँ तो मेरे दिल की धड़कन तेज हुई थी। और ऐसे लग रहा था जैसे मैं डेब्यू करने जा रहा हूँ, यानी पहला मैच खेलने जा रहा हूँ। लेकिन सरफराज ने कल बहुत अच्छा साथ निभाया, कप्तान का, अपने बाबर आजम का, और 86 रन किए कल सरफराज ने। अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए, अगर सेंचुरी कर जाते तो और ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल उन्होंने साबित किया कि जो सिलेक्टर्स ने उनको काफ़ी अरसे से बाहर बिठाया हुआ था वो गलत काम सर हमें बड़ी उम्मीद दिलाई है। मतलब अगर हम सिलेक्शन की बात करें, टीम की बात करें, नजम सेठी साहब के आने की बात करें, फिर पिछले वाइट वॉश की बात करें, तो इतनी सारी चीज़ों में सरफराज साहब की जो परफॉर्मेंस थी उसने हमें बड़ा एक ताज़ा हवा का झोंका दिया है। मतलब हमें ऊपर उम्मीद हो गए हैं। पाजी आपने कल का मैच देखा है? मैं तो उस मैच को देख के अब पिछले जो गम और जख्म है ना, उन्हें हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो आगे अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है रऊफ साहब की कि सरफराज जैसे खिलाड़ी को और बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा हम ये बात करते हैं कि यारियां दोस्तियां जो है वो निभाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस जैसे टैलेंट को भी जो है वो सामने उसको कभी कभी मौका देना चाहिए, क्योंकि उसने कप्तानी की है, फिर इतने ज्यादा टेस्ट खेलें पाकिस्तान के हवाले से, उनके एक अच्छा टीम को एक बहुत ज्यादा उनकी कारकर्दगी को देखें, या बहुत सारे उनकी जो खिदमात है उनको भी नजरअंदाज ऐसे नहीं किया जाता। और कल मैं ये यकीन माने रऊफ साहब, मुझे ना सबसे ज्यादा जो मेरी वैसे जो बेस्ट विशेस थी वो सरफराज के साथ थी, क्योंकि काफी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि वो काफी मायूस भी थे। उनकी जो फैमिली थी वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा, और कल जैसे उन्होंने 86 रन किए तो उनकी वाइफ का ट्वीट भी है, उनके मदाह जी थे वो, उसमें भी कोई शक नहीं है कि वो भी बड़े कल खुश थे। और ट्विटर को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा सपोर्ट उनको मिला, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और सोने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं वो जो हार के जख्म थे वो थोड़े बहुत ना वो तकलीफ जो है हल्की फुल्की काम हो रही है। लेकिन सरफराज के फैन बहुत खुश हैं। अब 6 आउट हो गए, बाबर आजम शुरू में ही आउट हो गए, तो बाकी टीम जो है वो थोड़ा से रन और कर ले, कुछ ऐसे जिसकी बुनियाद के ऊपर वो प्रेशर डाल सके न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर। तो लेकिन सर कल की परफॉर्मेंस से काफी मोराल अप हुआ होगा टीम का, क्योंकि जब अच्छी परफॉर्मेंस आपके कप्तान दिखाएं, फिर सरफराज ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है, तो यकीनन बाकी टीम जो है वो इस चीज़ की जिम्मेदारी ज़रूर उठाएगी, होप फॉर द गुड, कि चले जो पिछले मैचेस हुए हैं अब उसकी जो भी कमियां डेफिशिएंसीज थी वो इस मैच में पूरी की जाएगी। ऑल दो सरफराज के फैंस बहुत खुश थे। आई हैव सीन सो मेनी ट्वीट्स और लोग बड़ा खुश हैं उनको वापस देख के, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत पहले मिल जानी थी जी, पहले बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए थी। खैर एनीवेज हम चलते हैं ज़रा थोड़े से कुछ परेशान करने वाली खबरों की तरफ।
पहले खबर हमारे पास जो है वो ये है कि परेशान करने वाली खबर है। आटे का बुहरान शदीद हो गया। पाजी अवाम बड़ी परेशान है। लाहौर, कोयटा, कराची में लोगों के रिव्यूज देख रही थी सर, डबल में आप सोचिए 1300 रुपए का जो 20 किलो आटे का थैला था वो आज 2300 रुपए का है। एक दिन में 1500 1600 एक मतलब थैले पर प्राइस बढ़ी है, डबल हो गई है। तो ये बड़े परेशान है। आटे का बुहरान मैंने जैसे कहा शिद्दत अख्तियार करने लगा है। सरकारी नरखों पे आटा कहीं दस्तयाब नहीं है पूरे मुल्क में। पंजाब में रेट थोड़ा सा कम है, लेकिन कोयटा बलूचिस्तान वगैरह के इलाके में बेशुमार बेपनाह ज़्यादा महंगा आटा है और लोग बहुत परेशान हैं। पेशावर में भी आटा महंगा है, मुख्तलिफ शहरों में लोगों की कतारें लगी हुई हैं आटा लेने के लिए। तो इसमें ये ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो लोग हैं वो उनको भी हमें देखना पड़ेगा कि वो ऐसा मौका आता है तो स्टॉक कर लेते हैं गंदम का भी और उस बुनियाद के ऊपर आटे का भी होता है। तो जो बाज़ फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जिन्होंने क्रशिंग बंद करने का फैसला किया है, वो नहीं करेंगे आटे को, ग्राइंडिंग जो है वो नहीं कर रहे होंगे तो उस बुनियाद के ऊपर आटे की और किल्लत होगी। वो रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आटा बढ़ेगा तो ज़ाहिर रोटी की कीमत भी बढ़ेगी अल्टीमेटली। हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे नान बाई एसोसिएशन के जो लाहौर के नायब सदर थे उनको बुलाया था। वो कह रहे थे कि हम बारहा मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत से जाके मिलते हैं, डिप्टी कमिश्नर को भी, कमिश्नर को भी, उनसे कहते हैं कि आटा कम अज़ कम महंगा नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी के लिए रोटी लेना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन लगता है अब सूरत हाल उनके काबू से भी बाहर निकल गई। मैं समझती हूँ मुश्किल तरीन हो गया। आप यूँ समझे कि नामुमकिन हो गया। आप इस बात को जरा सोचें एक लम्हा रुक के कि 20 किलो आटे का थैला जो कि मैक्सिमम सर आप 2-4 दिन भी नहीं निकलते ना इस चीज़ को। अगर एक रोटी इंसान के लिए इतनी मुश्किल हो गई है तो वो पूरे महीने में या पूरे हफ्ते में बाकी चीज़ों के साथ गुजारा कैसे करेगा। और अगर हम ये रोटी एसोसिएशन की बात करें तो रियाज ने भी याद है, हमने जब नायब सदर को लाइन पर लिया था अपने साथ तो उन्होंने कहा था कि हमने इंदिया दे चुके हैं कि अगर प्राइसेस आटे की नहीं बढ़ेंगी तो हम रोटी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। अब जब डबल हो गई है प्राइस आटे की तो अल्टीमेटली तंदूर मालिकान जो है वो एक्टिव हो गए हैं इस बात को लेके। और सर एक और बड़ी अहम बात जो आप कर रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जो एक्टिव हो जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है ऐसे मौके के ऊपर हमेशा सरगर्म हो जाते हैं और वो स्टॉक करना शुरू कर। वैसे भी इस मौके की तलाश होती है उनको कि कब इस किस्म का बहरान बनेगा और उससे वो फायदा उठाएंगे। चाहे आपको याद होगा पिछले साल जो है वो चीनी का बहरान उठ खड़ा हुआ था, तो उसमें भी बहुत ऑपरेशन किए गए मुख्तलिफ जो है जगहों पे। बहुत सारे ऐसे कारखाने थे, वहां से आपको याद है कि मुख्तलिफ बोरे जो हैं वो भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो निकाले गए। इसी तरह अब आटे का बहरान अगर आप देखें, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात अगर हम देखें मुख्तलिफ शहरों में गैस बिल्कुल नायाब हो चुकी है। और आपको याद होगा साहब और सुहा कि अब अगर हम देखें हमारे मामलात, चाहे मीडिया जो है हमेशा निशानदेही करता है इन सारी चीज़ों के हवाले से। हालांकि इससे पहले जो है हम अपने प्रोग्राम में भी बारहा ये कहते रहे कि आने वाली जो सर्दियां हैं उसमें शिद्दत ये बहरान जो है इख्तियार कर लेगा। अब हम अगर देखें तो मुख्तलिफ शहरों में बहुत बुरे हालात हैं। अगर हम देखें गैस नहीं है खाना बनाने के लिए, न सुबह के नाश्ते के लिए, और दूसरी जानिब आटा महंगा हो रहा है। तो और एक और तरफ अगर हम देखें तो रुपए की कदर जो है वो दिन ब दिन वो भी गिरती जा रही है। तो ये सूरत इंतहाई अलार्मिंग है और हम देख रहे हैं कि सियासतदानों की आपस की जो लड़ाइयां हैं वो उसी में मगन है, उसी में ज्यादा मसरूफ हमें नजर आते हैं। चाहे वो अदालतों की तरफ हो जाए या पंजाब की तरफ जाएं या ये मामला जो हैं। लेकिन मईशत की अगर बात की जाए, सागडार साहब के बड़े ज्यादा दावे थे, बहुत बड़े वादे थे, लेकिन उस दावों को देखें तो वो सारे मामला तब खोखले हमें नजर आते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी खिताब किया जब एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में वहाँ पे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बहुत परेशान कुन सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम काबू पा लेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने अनान हुकूमत संभाला तो मुझे नहीं अंदाजा था कि मईशत का इतना बुरा हाल कर गए हैं इमरान खान न्याजी साहब। उन्होंने कहा कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे, उस वक्त बड़ी मुश्किल से हमने डिफ़ॉल्ट से निकाला है हुकूमत को, मुल्क को। और अब वो कहते हैं कि अगर हमें मौका मिल गया तो हम इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली है उस वक्त IMF से तातुल का शिकार हो गए थे मुज़ाकरात, उस वक्त वायदा खत्म हो गया था। जी,
तकरीबन खत्म होने के करीब था, उसको हमने संभाला है। सी पैक के बारे में वो कह रहे हैं कि बिल्कुल शहबाज शरीफ जो है वो हाथी के कान में सो रहे थे और उसको नहीं मालूम था कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। और आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उस वक्त थी, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री 60% पे ओपन थी। इसके साथ साथ डॉलर की रेट जो था 180 था, 150 रुपए पे पेट्रोल मिलता था। ये सारी चीजें इसको नहीं मालूम थी, लेकिन उनको ये मालूम सारी था बातें कि ठीक है, कुर्सी हमने कैसे छीननी है। मैं आपकी इसी बात को सेकंड करूंगी कि जो आम पब्लिक है ना वो करती है कंपैरिजन, और उसने यही करना है, काम ले मैंने यही देखना है कि जो आटा का थैला 1300 रुपए का था वो आज 2300 रुपए का कैसे हो गया। उसको नहीं कंसर्न इस चीज से कि IMF के मुआहदा खत्म हो गया है, सियासी सूरत हाल क्या है, माशी सूरत हाल क्या है, उसको अपनी रोटी पानी का पता है, उसको एक छत का पता है। लेकिन सर आम पब्लिक जो इस वक्त मुआवजा कर रही है, जो लोगों की रिव्यूज और रिएक्शंस मैंने देखे हैं, वो यही कह रहे हैं कि करेंसी के हवाले से अगर बात करें हरमीत, तो मलिक बूस्तान जो एक्सचेंज के सदर हैं, उनका कहना था कि 2 अरब डॉलर बहाना तकरीबन मुल्क से अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। और ये किस तरीके से हो रहा है इसको देखना चाहिए, ये चेक करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर हम काबू पा लें तो हम बहुत हद तक अपने डॉलर की जो कमी है इसको पूरा कर लेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बुनियादी तौर पे स्मगलिंग जो बहुत ज़्यादा हो रही है, हुकूमत ने बड़े पैमाने पे छापे मारे हैं जहाँ जहाँ बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ मिलके, लेकिन अभी तक लगता है कि पूरे तरीके पे काबू नहीं पाया जा सका। तो ये भी बड़ी खतरनाक सी सूरत हाल है। अगर इतनी बड़ी तादाद में आम आवाम बहुत परेशान है इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी, और इमरान खान साहब बारहा कहते हैं कि मीडिया इस चीज़ को अब उस तरह से हाईलाइट नहीं करता। पहले माइक लेकर आप हर जगह पहुंच जाते थे जब PTI गवर्नमेंट में सब कुछ होता था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को, इस फोरम को, गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म को हमने हमेशा इस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया कि हमने बताया कि महंगाई क्या है। आज आटे का ये इशू जो है उसको हाईलाइट करने का मकसद भी ये था कि करंट जो इस वक्त सिचुएशन और जो हुकूमत है नून लीग की, उसमें प्राइसेस कितनी ज़्यादा बड़ी हैं, कितना ह्यूज चेंज आया है, ग्राफ कितना ऊपर गया है महंगाई का। ऑल दो जो भी सूरत हाल थी, महंगाई इस वक्त काबू में नहीं आ रही है और एक आम आदमी शदीद परेशान है। इसका सरासर बल्कि प्योरली हम जो है वो क्रेडिट देते हैं नून लीग को, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट उनकी है। हाँ, इस हवाले से एक और मैशत की जिस वक्त बात कर रहे हैं, तो हमने 2-3 दिन पहले बात की थी इस हवाले से कि टोयोटा कंपनी ने अपना प्लांट बंद कर दिया। और अब हमारे पास खबर यह है कि सुजुकी कंपनी ने भी आर्जी तौर के ऊपर अपना प्लांट बंद कर दिया। तो ये बुरी खबरें हैं, बुरे इंडिकेटर्स हैं जो आवाम को परेशान करते हैं। जाहिर है कि मार्केट में जिस वक्त गाड़ी नहीं मिल रही होगी उसकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, और नई कीमतें वैसे भी अगर डॉलर जो है वो अप्रिशिएट होता है, रुपया उसके मुकाबले में डिप्रिशिएट होता है, उसकी कमी होती है, तो फिर मुल्क में ज़्यादा परेशानी और फैलती है। हर चीज़ जो बाहर से जुड़ी हुई है उसकी कीमत में इजाफा होता चला जाएगा। इंडस्ट्रीज सर बड़ी तादाद में बंद हो रही हैं। हम कपड़े के कारोबार की बात करें और जिस किस्म की, जैसे आपने भी सुजुकी की बात की, उससे पहले हमने बहुत सारी कंपनीज़ की बात की हैं, तो पाकिस्तान में इन चीज़ों का शट डाउन होना मतलब हमारी मैशत इतनी नीचे जा सकती है कि उसको ऊपर लाने के लिए शायद दोबारा ही उतने साल दरकार हो जितने हमने लगा कर उसको थोड़ा स्टेबल किया था। ऑल्दो सर ये सारी खबरें तो चले हमने शुरू में दे दी। रन डाउन में चलते हैं, रन डाउन की तरफ। रन डाउन के बाद हमारा होगा और टॉप स्टोरीज आपको पहले शेयर कर लेते हैं। आज हमने क्या करना है टॉप स्टोरीज में? आपको हमने जो टॉप डिस्कस किया है वही टॉप स्टोरी में होगा। ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे इसमें कि पॉलिटिकल हाइलाइट्स क्या क्या हैं। ऑल दो कल फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट जो आई है कि हम तो स्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, ये उन्होंने किया। और कल की स्पीच की जो आप बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है उन्होंने भी स्पीच की, उन्होंने भी काफ़ी अपने गम और गुस्से का इजहार किया कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सूरत हाल ये है। लेकिन ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, पॉलिटिकल सेगमेंट में। इसके अलावा आप 27 दिसंबर है सर, बड़ा अहम दिन है, बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत का दिन है। इस हवाले से हमने अभी आज बात नहीं की ज़्यादा, उसकी वजह यह है कि हमने पूरा सेगमेंट करना है। लेकिन बहरहाल मैं ये बताऊं कि बेनज़ीर साहिबा से 2-3 मेरी मुलाकातें रही हैं और क्या शानदार लीडर थी वो, क्या शानदार औरत थी सर, उनकी पर्सनालिटी थी, एक औरा था उनका, जो मशरकी लिबास। मैं तो देखिए, आप लोग जब भी बात करते हैं ठीक है उनके सियासी करियर पर, उनके एजुकेशनल करियर पर, उनकी मैरिड लाइफ पर बात करते हैं, लेकिन मुझे तो इटसेल्फ बाय पेरेंट्स उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। और आधे से ज़्यादा बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की बात करें या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करें, दुनिया में कहीं भी उनकी पर्सनालिटी को बहुत सराहा जाता था
कि जिस तरह से वो मशरक़ी लिबास पहनती थी, दुपट्टा लेती थी, उनका जो एक पर्सनालिटी ऑरा था उसको बहुत पसंद किया जाता था। आज मुख्तलिफ ताज़ियती रेफरेंस जो है वो मुख्तलिफ शहरों में उसका इनकाद किया गया है और इस तरह से स्पीचेज़ होंगी और बहुत सारी इस तरह से एक्टिविटीज़ जो है सिंध में ख़ास तौर पर हाईलाइटेड है। तो इसको हम डिटेल सेगमेंट के तौर पर करेंगे टॉप स्टोरी में। इसके अलावा सर इतनी अजीब व गरीब ये खबर है, तो मैं सोच रही हूँ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, कराची के सर तकरीबन 40 कॉलेजेस के तलबा सारे के सारे फेल हो गए, टोटल फेल, एक भी पास नहीं हुआ एफए के इम्तिहान में, एक भी बाजी पास नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात साहब का जो बयान था वो भी आप लोगों को याद है कि जब रिपोर्ट आई कि भाई आपके जो एजुकेशन सिस्टम है सिंध का वो फ्लॉप हो चुका है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं मानते। सर मैं कहती हूँ एक भी पास नहीं हुआ। हरमीत ने भी उस दिन काफी इशारे दिए थे इस तरफ को कि आपका तालीमी निज़ाम बेड़ा गर्क हो चुका है सिंध का, तो हम भी इस बारे में बात करते रहे हैं। लेकिन अब खास तौर पे ये बात जो सामने आई है कि एफए के इम्तिहान में 38 कॉलेजेस ऐसे हैं जो सरकारी भी हैं गैर सरकारी भी हैं, जिनके सारे 100% तलबा फेल हो गए। ये अलार्मिंग है सूरत हाल। रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हुई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से क्या होगा? मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ तो चलो फिर भी पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या वो इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि अब मेयार और स्टैंडर्ड्स पढ़ाने का वो है कि आप अगर गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट में अपेयर होते हैं और पेपर देते हैं अपना फाइनल बोर्ड का, तो आप वो पेपर जो है वो मीट नहीं कर सकते, आप उसमें अपेयर नहीं हो सकते, आप उसमें पास नहीं हो सकते। आई डोंट नो, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे कराची के ब्यूरो चीफ जो होंगे इस पर हमारे साथ होंगे, डिटेल में हम बात करेंगे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम क्रिकेट की ही बात करेंगे, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे और अच्छी अच्छी उम्मीद के साथ हम इस शो को आज कंक्लूड करेंगे कि अब हम इस सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और अच्छा जीत जो है वो अपने नाम करें। ठीक है जी, हम चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ चलते हैं। आपको देते हैं आज ट्यूसडे डेली डोज, और ट्यूसडे डेली डोज का पहला डोज जो है वो ये है कि किसी घोड़े की तरह करतब दिखाने वाला एक बैल है जिससे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कितनी अजीबोगरीब खबर है जो सुबह सुबह सोहा आपको दे रही है लेकिन पहले ये खातून है, उसने घोड़े पाले सर, लेकिन वो बहुत कम अरसे में मतलब वो मर गए, सही से निगहदाश्त नहीं हो सकी। आई डोंट नो व्हाट टू डू, लेकिन उसने इस बात में सोचा कि कोई बैल रखती हूँ और फिर उसको पालती हूँ, उसको मतलब पेट के तौर पर उसको ट्रेन करती हूँ। अब वो बैल साहब जो है सर वो घोड़े का काम देते हैं उनको अपनी पुश्त पे बैठाते हैं और पूरे शहर की जो है वो सैर कराते हैं। ये देखो जी, वो घोड़ों के साथ रह के उसने सोचा कि मैं भी घोड़ा हूँ, ये लग्जमबर्ग यूरोप का जो शहर है एक, उसके इलाके से इसका ताल्लुक है और ये खातून जो है उसने इस तरह से इसको ट्रेन किया है कि ये बिल्कुल रुकावटें जो अबूर करना है जैसे घोड़े की तरह की जाती हैं उस तरीके से करता है। जैसे अभी सोहा बता रही थी कि ये खातून ने छोटी उम्र में इसको गाय को और उसके बछड़े को लेके, ये देखें आप जैसा रुकावटें घोड़ा अबूर कर रहा है उसी तरह से वो भी कर रहा है, उसी तरह छलांग लगाता है अपने भारी भरकम वजन के बावजूद वो। लेकिन आपको पता है सर ये ऐसे ट्रेन नहीं हुआ, खातून को पहले 40 दफा गिराया है इसने, ऐसी बात नहीं। खातून को दिखाई जरा उसका क्या हाल हुआ होगा। उसने ट्रेन करने के लिए पहले इसको ट्रेन किया, मतलब उन्होंने कहा पहले मैंने 1 दफा कोशिश की, 2 दफा कोशिश की, 3 दफा कोशिश की, 40 से ज्यादा दफा इसने मुझे गिराया है। उसके बाद फिर जब ये इसको मुझसे प्यार हो गया, ये मेरा दोस्त बन गया, तो फिर अब इसके ऊपर सवारी करती हूँ। और ना सिर्फ जो ग्राउंड में आप देख रहे हैं यहाँ खेलते नहीं है सर, पूरा जो शहर है ना उसकी मेन स्ट्रीट्स पे ये इसको सैर भी कराते हैं, गश्त कराते हैं बेसिकली। और जनाब इसकी ये जो वीडियो है ये लाखों की तादाद में वायरल हुई है, लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं और फिर बैल के बारे में कलेमात भी लिखते हैं कि क्या खूबसूरत स्टाइल है इस बैल का। आप वीडियो की बात कर रहे हैं, अगले का यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल पे 90,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं। अच्छा, और सर आप अगर टिकटॉक के जनाब टिकटॉक पे भी हैं, टिकटॉक पे भी उनके कोई 60,000 फॉलोअर्स हैं। पाजी ये क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज दिस टिकटॉक पे भी है, यूट्यूब पे। वैसे इस किस्म की चीजें वैसे भी पसंद की जाती हैं ज्यादातर अगर आप देखें, लेकिन अब बैल की बात आ रही है तो भाई इसका एक अलग वो है। हमें तो रऊफ साहब जब गंदम पकती थी तो भी ये बैल का इस्तेमाल, क्योंकि उस वक्त ट्रैक्टर जो थे गांव में बड़े कम होते थे तो इसका इस्तेमाल किया जाता था और बाकायदा जो है गंदम के दाने जो है कैसे उसको निकालना है, तो भाई बैल से मार भी मैंने बड़ी खाई है और वैसे काम भी बहुत लिया है इनसे। तो ये है कि अब ये देखें ना कि इसको घोड़े की तरह वो इस्तेमाल करिए, बड़ा मुश्किल काम है बैल को घोड़ा बनाना और फिर उसी तरह उसी ट्रेन करना, वाकई में एक मुश्किल काम है। लेकिन इस किस्म की वीडियोस पे व्यूज बहुत जल्दी आ जाती हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल में बैल के सामने शीशा रखा जाए, उसको पता चले कि तुम बैल हो,
तो तब उसको यकीन सर आएगा। कम ऑन, अगर ही और शी फील्स लाइक अ घोड़ा तो इट्स ओके। वो अगर ये फील ले रहे हैं और उस तरह से परफॉर्म करें तो इट्स ओके। आईना जरूर दिखाना है आपने, जो जिस खुशफहमी में है सर उसको उस खुशफहमी में रहने दें, वो इंसान हो या जानवर हो। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको अगली खबर देते हैं। टीचर को ऐसे ही होना चाहिए, क्रिएटिव। सर ऑस्ट्रेलिया की जो टीचर है उसने अपने तालिब इल्मों की ड्राइंग्स को खूबसूरत खिलौनों में चेंज कर दिया है। और खूबसूरत खिलौनों में जब चेंज किया उन्होंने तो पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि बच्चे बड़ी मेहनत से ड्राइंग करते हैं। लेकिन अब उस ड्राइंग को आपने अगर खिलौनों में चेंज किया मतलब यू कैन कीप देम सेफ ना, तो इसीलिए बच्चे भी बड़े खुश हैं और वालिदैन भी बड़े खुश हैं। और टीचर का बड़ा क्रिएटिव काम है सर। टीचर का काम मतलब इस हवाले से बात की जाए, मैं अपने बचपन की याद करूं बात, तो मुझे हमारे बज़्म अदब का पीरियड ज़रूर हुआ करता था स्कूल में। और टीचर हमारे जो हैं वो हमें किताबें इंट्रोड्यूस करवाते थे, बल्कि साथ में हमें बताया जाता था कि जब आप कोई किताब पढ़ो तो आप बज़्म अदब में अपना नाम दो। अब वो एक दूसरे का नाम आगे आके बताने के लिए और वहाँ पे असेंबली में एक तरह का लीड करने के लिए हम बड़े जनाब शौक से किताबें पढ़ा करते थे। तो ये टीचर ने ये भी इनोवेशन की है कि उसने ऐसे ऐसे खिलौने बनाए हैं ना सर, कि देखिए जो बच्चों ने ड्राइंग बनाई है उस ड्राइंग के सेम एज डिपिक्टेड पिक्चर तो उन्होंने खिलौने बनाए हैं। और सर आपको पता है मैं फाइन आर्ट्स में इतनी अच्छी थी, मेरे स्कूल में हर चिक बोर्ड लगे होते ना हर क्लास में, हर चिक बोर्ड पे मेरी पूरी ड्राइंग होती थी। मतलब मुझे इतना शौक था पेंटिंग करने का। हाँ। लेकिन अब ये बच्चे जो हैं सर आपको पता है ड्राइंग करने से या खाली पेपर पे स्केच करने से आपका कॉग्निटिव प्रोसेस भी तेज़ होता है। मतलब अगर आप देखें तो बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। मैं एक और चीज़ जो मुझे याद है, बच्चे ही नहीं बड़े भी, मतलब ये है कि आप वो कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करे वो अपने साथ रखे, आप अपने राइटिंग प्रोसेस को करें। तो मैं हमेशा यहाँ मिसाल देता हूँ कि मैं अपना छोटा बेटा, मेरा जो बेटा है एक ही बेटा है माशाल्लाह, तो उसको मैं मुझे एक दिन याद है वो उसकी माँ उसको मेरे पास छोड़ गई और उसने मुझे तंग करना शुरू किया। अच्छा, तो मुझे कोई काम बताएं। तो मैंने उसको कहा अच्छा ऐसे करो, तुम खिड़की से बाहर देखो। अच्छा। खिड़की से बाहर जितनी चीजें नजर आती हैं तुम्हें उन सब की एक लिस्ट बनाओ। अच्छा। उसने लिस्ट बना ली, काफी देर उसको लगी। उसके बाद उसने कहा अब क्या करूं? मैंने कहा अब तुम ऐसे करो, खिड़की बंद करो और इस लिस्ट के मुताबिक ये जितनी चीजें तुमने देखी हैं इनको तस्वीर में बनाओ, स्केच करो। वाह सर, स्केच करो। तो उसको फिर काफी टाइम लगा स्केच बनाने में, सारी चीजों के उसके मंजर को देखते हुए। फिर उसने कहा अब क्या करूं? अब मैंने कहा अब तुम इसकी एक कहानी लिखो। वाह सर वाह। तो वो उसने एक कहानी उसके मुताबिक लिखी, जैसी भी बचपन में लिखी जाती है। लेकिन बाद में मैं एक जगह पढ़ा था और उसमें ये था कि ये बेहतरीन प्रोसेस है बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग सिखाने का। तो आप अपने बच्चों को जब भी ऐसे हो तो इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी में जरूर शामिल करें, जिस एक्टिविटी में आप खुद गाइड करने वाले हो उसको। सर आप सोचने पे मजबूर कर देते ना। मतलब आजकल अगर मैं मार्केट की बात करूँ, तो आप तो चलिए बचपन की बात कर रहे हैं ना, अडल्ट कलरिंग बुक्स जो हैं सर, मुझे एक ब्रांड है सिग्नेचर के नाम से, उन्होंने मुझे अडल्ट कलरिंग बुक भेजी। अब वो 20 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। मतलब उसमें जो स्केचेस हैं वो भी अडल्ट हैं और जो कलरिंग आपने करनी है वो भी अडल्ट है। मतलब ये जो ड्राइंग है वो इटसेल्फ वैसे ही आपके स्ट्रेस को भी रिलीज करती है, आपको काम करती है, आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करती है। तो खाली पेपर लें, आज सुबह सुबह अगर आप परेशान हैं तो उस पर कुछ अच्छा सा स्केच करें और हमें भेज दें, हम भी दिखाएंगे। हरमीत, आपको याद है बचपन का वाकया ऐसा कोई या अब तक का जो आपको इस तरह से मजबूर करे सीखने में, जैसे ये टीचर ने किया, या ऐसा कोई टीचर जो आपको बहुत इंस्पायर? में दो चीजों में बड़ा अच्छा था वैसे। एक तो मैं ड्राइंग की आपने बात की, एक तो ये बड़े ज्यादा इसमें कंपटीशन में भी हिस्सा लेता था, और दूसरा सब्जेक्ट था इस्लामियात का। वो जानबूझ के उसके हमें महीने में सवालात दिए जाते थे कि आपने भाई रट्टा लगा के ये सवालात लेके आने, और मैं जानबूझकर दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ के ना इस्लामियात में ज्यादा जो है सवालात याद करके ले आता था। उससे ये होता था कि 60 बच्चों की जो क्लास थी उसमें से 2-3 में से एक मैं होता था, तो बाद में जो पिटाई बच्चों की होती थी बड़ी मुझे शांति मिलती थी मेरे मन को। इसलिए इस चीज में बड़ा ज्यादा मैं वो था, काम किया करता था। तो ये है कि बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है। अगर आप ड्राइंग की बात करें तो जिस तरह सोहन ने कहा कि एंजाइटी बड़ी दूर होती है, वाकई में ऐसा होता है जब आप किसी सोच में किसी इसमें मुतला हो जाते हैं। और बहुत अच्छी चीज जो आपकी तख्लीक आपने करनी होती है, तो वो जब आती है सामने, जिस चीज पर पेपर पे आप बना रहे हैं, तो वाकई में आपका ध्यान कहीं और से भटक कर एक चीज पर फोकस होता है। तो वो बड़ी, एक तो आपको मजा भी आता है एक नई चीज को क्रिएट करने का। और वैसे रऊफ साहब इन चीजों में हिस्सा बहुत लिया है जब स्कूल में हम हुआ करते थे।
अब तो जारी बात है बड़े दूर हो गए इन सारी चीजों से। अच्छा खैर, अगली खबर हमारी जो है ना, ये खास तौर पे हरमीत के लिए है। सर हम तीनों के लिए। हरमीत को ज्यादा मौका इस तरह का लेना पड़ता है या करना पड़ता है मजबूरन। बाज़ औक़ात ये होता है, हम भी कह देते हैं कि जी हरमीत को कहीं आउटडोर जाके कोई काम करे। तो बहरहाल ये जनाब अमेरिका से खबर है, CNN का एक दिल्ली इदारा है जिस पर एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, और इनको स्पोर्ट्स की चूँकि बर्फबारी के तूफान की वजह से स्पोर्ट्स की एक्टिविटी मुअत्तल हैं, इनको कहा गया कि आज तुमने मौसम की खबरें देनी है। अब ये आधा घंटे का प्रोग्राम स्टूडियो में बैठ के गर्म माहौल में करने वाला आदमी जिसको बाहर भेज दिया गया, और इसने फिर क्या किया जी, इसने फिर जो स्क्रीन सुनाई है, स्क्रीन का हक अदा कर दिया। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना जो भी उनको था ना, वो उन्होंने सारा स्क्रीन पे निकाल दिया, ऑन एयर तो उनको डाल दिया। चले जी अब खबर शुरू करें। सर देखिए ना पीछे ठंड कितनी ज्यादा है, इवन दो कि आप स्नोफॉल हो रही है, आपको नजर आ रही है बकायदा, लेकिन सर ये देखिए हाल तो। अच्छा वैसे रोहू साहब, सबसे बड़ा झगड़ा किस बात का होता है जब आप जाते हैं फील्ड में और रिपोर्टिंग करते हैं और आपको कहा जाता है कि भाई अभी 5 मिनट बाद आपका बीपर होने वाला है। 5 मिनट के बजाय चाहे वो गर्मी और ठंड, सर्दी हो शदीद, और आप इंतजार करते हो। मेरा अमूमन झगड़ा अपने प्रोड्यूसर साहब से इसी बात पे रहा है कि खुदा के बंदे बीपर लेना है, नहीं लेना तो मैं निकल गया यहाँ से। तो फिर कहीं ना कहीं वो धमकी जो है वो काम आ जाती थी और बीपर ले लिया जाता। तो ये बात दुरुस्त है कि फील्ड में काम करने यही टफ होता है। पाजी इतनी ठंड में उठकर हमारे लिए आना इतना मुश्किल है, हालांकि हमने स्टूडियो में आना होता है ना सर, सुबह सुबह सर्दियों में उठना कितना मुश्किल होता है। हाँ, उसने कहा भी मतलब यह है कि उसकी गुफ्तगू बड़ी शानदार है। जिस वक्त उससे पूछा गया कि तुम्हारा हाल क्या है, उसने कहा मेरा हाल क्या होना है, हाँ, सर्दी में मर रहा हूँ, इतना बुरा टेम्परेचर है, बर्फ पड़ रही है। और सुनाए भी आपको थोड़ा सा मैं ख्याल में, अगर है आप मुझे बताएं, अगर वॉइस है इसकी तो हम सुना भी देते हैं, लेकिन सर वो देखिए उसने शुरू ऐसे किया ना। अच्छा हम सुने, पहले आप इसको सुने फिर हम इस पे तबसरा करते हैं। Ask me that same question, right? I normally do sports. Everything is canceled here for the next couple of days. So, what better time to ask the sports guy to come in about 5 hours earlier than he would normally wake up, go stand out in the wind and the snow and the cold, and tell other people not to do the same. I didn't even realize that there was a 3:30 also in the morning. Until today. It's absolutely fantastic, Ryan. You know, I'm used to these evening shows that are only 30 minutes long, and generally on those shows I'm inside. So this is a really long show. Tune in for the next couple hours to watch me progressively get crankier. सर अपना दुख उन्होंने तो आपको उनके स्टाइल से अंदाजा हो रहा है कि वो कह रहा है 3:30 अर्ली मॉर्निंग में मुझे उठ के, मैं सोया भी नहीं रात को, और मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के सर्दी में बाहर आना पड़ा है। जिस वक्त स्टूडियो में मौजूद एंकर ने उनसे पूछा कुछ थोड़ी देर के बाद कि अब मौसम कैसा है, मौसम के बारे में बताओ, तो उससे कहा जैसा 8 मिनट पहले था वैसे ही है, उसी तरह का सर्द है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ गई। छूटते उन्होंने ये कहा कि मैं नॉर्मली शो करता हूँ आधे घंटे का, और वो स्टूडियो में होता है जैसे इनसाइड ना, वो बता रहे हैं अपना दुख, अपनी तकलीफ शेयर कर रहे हैं कि मैं इनसाइड शो करता हूँ, प्लीज मुझे बाहर ना भेजे, मुझे स्टूडियो में रहने दे। लेकिन सर मुश्किल है इस, आपको देखिए पाजी, आप तो इस्लामाबाद में ऑल तो लाहौर की निस्बत वैसे मौसम बहुत ठंडा होता है, आप असेंबलीज के सेशन होते हैं, इधर उधर आप जाते हैं, तो सर्दी में काम करना मतलब आपके हाथ ही गर्म नहीं होते, माइक आपने कहाँ से पकड़ना है। वाकई में बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फील्ड से आप बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं या जितने यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता हूँ लेक्चर के लिए, तो नए मीडिया के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि हर एक बंदे की आजकल ख्वाहिश ये है कि वो एंकर ही बन जाए। मैं उनसे ये कहता हूँ कि फील्ड में अगर आपने काम नहीं किया ना भैया, तो आपके लिए स्टूडियो में बैठना, और स्टूडियो में आप जब तब बैठें जब आप फील्ड में आपने काम किया, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास आसपास होती हैं, बहुत सारी खबरें आपके आसपास मंडलाती रहती हैं। तो मेरे ख्याल में फील्ड का तजुर्बा लाजमी होना चाहिए और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिल जाता है। मुश्किलात बहुत होती हैं, लेकिन मुश्किलात से इंसान आगे निखर के जब आके स्टूडियो में बैठता है और कुछ बात करता है तो उसमें लॉजिक भी होता है फिर। अच्छा खैर, मतलब जैसे हमने इनके बारे में बताया, बड़ी जली कटी सुनाई उन्होंने, और वो लोग जो हैं उनकी तंजिया गुफ्तगू को बहुत मजे में सुनते हैं। उन्होंने लोगों ने फिर उसके ऊपर कमेंट भी किया और लोगों ने उसको लाइक किया, और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस तमाम गुफ्तगू तंजिया के बावजूद लोग मुझे इतना पसंद करेंगे। अपनी बहन के कहने के ऊपर मैंने सोशल मीडिया पे भी इसको डाल दिया और लोगों ने जनाब फिर लाखों की तादाद में उसको पसंद किया। सिर्फ इसको जोड़ लें इस बात से कि अमेरिका में और कनाडा में बर्फ का तूफान आया हुआ है और कह रहे हैं 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी बर्फ पड़ गई है। बफलो जैसा शहर जो न्यूयॉर्क के स्टेट के एक शहर के तौर पे जाना जाता है, वहाँ पे 27 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं।
और पूरे अमेरिका में 45 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मौत के घाट उतर गए हैं, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि ये तूफ़ान बहुत शदीद है। कनाडा में भी बड़ा शदीद तूफ़ान है। अगर आप बाहर देख रहे हो हमारा प्रोग्राम तो बहरहाल अपना ख्याल रखें। Yes, हम यही कह सकते हैं। सर ये खून जमा देने वाली सर्दी है जो इस वक्त वहाँ पर हो रही है, जिन हलाकतों की हम बात कर रहे हैं, आप इमेजिन करें इस चीज़ को कि इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी है कि यू कांट फंक्शन योरसेल्फ, मतलब आपकी बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते, आपका दिमाग काम नहीं करता, इट्स फ्रीज्ड एवरीथिंग। तो अपना ख़ास ख्याल रखें, और लाहौरिये भी सर्दी इंजॉय करें, लेकिन बाहर भी ख्याल रखें कि आपकी सेहत ख़राब ना हो जाए, बिकॉज जान है तो जहान है। अब हम भी आगे बढ़ते हैं, आखिरी खबर आपको देते हैं डेली डोज की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर ये जो पुरानी चप्पलें होती है ना सर, उनसे तस्वीर बनाने वाले एक नाइजीरियन फ़नकार है जिनसे हमने आपकी आज मुलाकात करानी है, और बेसिकली इनका जो मेन कॉज है वो आलूदगी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना है। कूड़े में जो आप अपनी चप्पल्स फेंक देते हैं, इन्होंने कहा कि इससे कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव किया जाए, तो फिर उन्होंने पुरानी चप्पलें वहाँ से उठाई और उसकी तस्वीर बनाना शुरू कर दी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पिक्चर्स। बड़ा अच्छा काम किया। मतलब यह है कि एक तो उठा के चीज़ें वहाँ से गंद को साफ़ करना, फिर चप्पलों को साफ़ करके उनसे ये नमूने बनाने आर्ट के, तो आलूदगी के ख़िलाफ़ कैंपेन है पूरी की पूरी एक जो वो चला रहे हैं, और लोग उसको भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है। देखिए बच्चे की पिक्चर है, हाँ। और बनी सारी की सारी चप्पलों से, मतलब he didn't use any other जो प्रॉप्स होते हैं, कोई प्रॉप यूज नहीं किया उन्होंने। जैसे आप देख रहे हैं इस मुहिम में बहुत से लोग इनके साथ शामिल हो गए हैं, और वो मुहिम उन्होंने जब चलाई है, उनकी तस्वीरें देख के जो उन्होंने बनाई हैं ये शबी हैं। ये देखें आप कितनी खूबसूरत है जो उन्होंने चप्पलों से पुरानी, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आर्टिस्ट हैं पूरे एक, और पूरी दुनिया में वायरल हुई है इनकी भी वीडियो इस हवाले से कि किस तरीके से गंद को ख़त्म करके खूबसूरत आर्ट में तब्दील कर देने वाला एक आर्टिस्ट मौजूद है। सर सोच देखिए आप कि वो मतलब हम चप्पलें आम से फेंक देते हैं ना, कूड़ेदान से उठाते हैं, वो लोगों के घरों से नहीं उठाते, कूड़ेदान से उठा कर ये चप्पलें, और फिर उसकी ये एक पिक्चर जो है वो बनाते हैं। और इसमें उनका मेन कॉज सर जो खैर है कि आलूदगी के खिलाफ मैं एक मुहिम चलाना चाहता हूँ। इस मुहिम का खासतौर पर मकसद भी ये कि जो प्लास्टिक होती है, खासतौर पर ये चप्पल जो होती हैं, ये बहुत ज़्यादा आलूदगी का बाइस बनती है। अगर आप इन्हें जला भी देते हैं या आप इन्हें फेंक भी देते हैं तो ये सीवरेज के निज़ाम को बहुत बुरी तरह मुतासर करते हैं। तो ये तो सर काफ़ी वायरल हुआ है, तो आई थॉट कि आप लोग को भी दिखाया जाए इस हवाले से। ठीक है जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। क्विक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले कि पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ चलें, आपको लेटेस्ट खबर बता दूं कि 331 पाकिस्तान ने रन बना लिए हैं और 6 आउट हुए हैं। इस वक्त आगा सलमान जो हैं वो 16 रन पे खेल रहे हैं और नुमान अली ने 1 स्कोर किया हुआ है, और ये पार्टनरशिप भी धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रही है। हम उम्मीद यही करेंगे कि ये तकरीबन 60-70 रन और कर लें, 400 तक पहुंच जाएं और फिर न्यूजीलैंड को खेलने का मौका दें, तो पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में आ सकता है। बहरहाल अब चलते हैं अपने पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ। कल परसों से एक भूचाल आया हुआ है, फिर सदर मुमलिकत ने जो परसों खिताब किया एक जगह, और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने सेनेट और इलेक्शन में इमरान खान की मदद की। अब वो इस बयान के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैंने ऐसा मेरे सियाको सबाक से हट के बात की गई है। लेकिन जंग और जियो ने ये कहा कि जनाब हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है उस इजलास की जिसमें ये शिरकत की सदर ने और ये बयान दिया था, हम वो सुनवा सकते हैं, तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता। खुद फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि पहले इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुदाखलत किया करती थी, अब नहीं करती। पहले लोगों को कॉलें आती थी, अब नहीं आती। अब इसकी हकीकत क्या है, इससे पहले सदर के बयान के हवाले से बात कर लें। सेनेट और इलेक्शन में जब उनकी मदद की इमरान खान की, तो फिर इस वक्त इमरान खान को जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जाने की क्या ज़रूरत है? वो क्या जिसको कहते हैं अपने सर से हटा रहे हैं तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं, ऑडियो लीक्स उनकी हो गई, वीडियो लीक्स उनकी हो गई, उससे वो किसी और तरफ तवज्जो दिलवाना चाहते हैं। उनका मकसद क्या है बुनियादी तौर पे? हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं, मौजूद है, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। अच्छा इनकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर करें, इनकी आवाज़ हमें नहीं आ रही, लेकिन इस हवाले से जी सर। जी आपको आवाज़ आ रही है हामिद साहब? जी जी मुझे आवाज आ रही है। अच्छा बिल्कुल, ये फरमाइए कि सदर साहब तो अब लाख कहें
कि मैंने वो बयान नहीं दिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग्स एक बड़ा इदारा है वो कह रहा है हमारे पास मौजूद है, और वो जो बयान चला उनका उसमें हकीकत भी है। जो और परवेज़ इलाही ने भी यही बात की थी, मोनस इलाही ने भी यही बात की थी कि बाजवा साहब ने उनकी मदद की इमरान खान की। फिर इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं बाजवा के पीछे पड़ गए, जनरल बाजवा के। उसकी कोई ख़ास वजूहात आपकी समझ में आती हैं सिवाय इसके कि अपने ऊपर बने केसेस जो हैं उनसे तवज्जो हटाई जाए? बहुत शुक्रिया। देखिए रऊफ साहब, बात यह है कि इससे तो कोई इनकार ही नहीं है कि वो जो एक पेज की बात होती रही जब तक इमरान खान और जनरल बाजवा इकट्ठे चल रहे थे, उसमें यही था कि जहां कहीं भी रेस्क्यू करना होता था गवर्नमेंट को इमरान खान साहब की, वहां पे जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े वाज़ेह तौर पर उसमें मुदाखलत की। और हमें पता है कि कहीं जब वो बिल पास करवाना था, चाहे वो FATF के हवाले से हो, चाहे वो दूसरे बिल हो, वहां पर या सेनेट के अंदर अक्सरियत किस तरह ली गई, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। मैं नहीं समझता कि सदर साहब ने कोई ऐसी बात कही जो इमरान खान साहब जिससे डिनाई कर सके। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का ये अलमिया है कि एस्टेब्लिशमेंट जब तक जिसके साथ हो वो समझता है कि ये सबसे अच्छा है, यही बेहतरीन हल है और जमहूरियत के लिए यही सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ होती है तो लोगों को ये लगता है जैसे अब जो है वो जमहूरियत भी खतरे में है, अब एस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी को एपॉलिटिकल हो जाना चाहिए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक वो खुद अपने आप को ताकतवर नहीं करेंगे, खुद जमहूरियत को लेकर आगे नहीं चलेंगे, ये बात नामुमकिन है कि आप किसी एस्टेब्लिशमेंट पर या दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपने से आप गर्द झाड़ सके। लेकिन आप साहब ये कहिएगा जो इल्जाम लगाने वाली बात है, ये तो बारहा हमने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो इमरान खान साहब की देखी इस हवाले से, ये जो बार बार वो तारीख पे तारीख वाला जो एक सीन है, उनसे उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और फिर ये स्टेटमेंट देके तो वो क्रेडिबिलिटी ख़राब कर ही रहे हैं अपनी। लेकिन अभी सिचुएशन आपको क्या लगती है कि वो जो पिछले बहुत सारे केसेस हैं, उसमें आपका तोशा खाना है, उसमें फरा गोगी है, उसमें बुशरा बीबी है, उसमें और बहुत सारी फंडिंग के केसेस हैं, तो क्या वो इलेक्शन उनको वाहिद वे आउट नजर आता है टू डू ऑल दिस थिंग्स? और फिर वो इलेक्शंस कराने के लिए भी चाहते हैं कि कोई थर्ड रास्ता निकल आए, वो तारीख पे तारीख देते चले जा रहे हैं। तो हाँ, बात ये है कि इमरान खान, इससे कोई इनकार नहीं कि पब्लिकली इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं जल्द से जल्द इंतखाबात हो जाए ताकि वो इस पॉपुलैरिटी से मैक्सिमम फायदा उठा सके। जबकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जी तोशा खाना या जो दूसरे केसेस है, इलेक्शन फॉरेन फंडिंग का केस है या दूसरे केसेस है, उनका कोई ऐसा मंतकी अंजाम आए जिससे इमरान खान ना सिर्फ पॉलिटिकल डैमेज हो, उसके साथ साथ शायद इमरान खान नाअहली की तरफ चले जाएं। ये सारे मामलात को देखते हुए दोनों तरफ से, इमरान खान की तरफ से जो डेस्परेट हैं या आप इसको कह रहे कि इमरान खान जो जल्दबाजी चाहते हैं, उसकी एक वजह ये है, उनको ये नजर आ रहा है कि अगर इन केसेस के ऊपर फैसला हो गया और इन केसेस में इनके फैसला इनके खिलाफ आ गया तो वो बहरहाल सियासत से तो नहीं तो जो इलेक्टोरल सियासत है यानी असेंबली की सियासत है उससे वो बाहर हो जाएंगे। तो इस हवाले गवर्नमेंट मैक्सिमम टाइम लेकर दो चीजें करना चाहती है। एक तो ये कि अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करे, क्योंकि महंगाई और दूसरी चीजों ने बहरहाल अवाम में क्रेडिबिलिटी बहुत इफेक्ट कर दी। और दूसरी चीज ये है कि इमरान खान को पॉलिटिकली इतना डैमेज किया जाए कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो, ताकि इलेक्शन के अंदर जो है वो मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी की जो बातें कर रहे हैं वो हासिल ना कर सके। तो इट्स अ पॉलिटिकल गेम एक्चुअली। जी हरमीत। अच्छा हामिद साहब, अगर हम सारी सूरत हाल में देखें, एक तरफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनवरी तक स्टैब्लिशमेंट को भी अंदाजा हो जाएगा और वो एक फैसला करेगी कि इलेक्शन होने हैं। दूसरी जानिब ये बात करते हैं, बल्कि ये हम भी देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का दावा यह है कि वो पॉलिटिकल हो चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब खान साहब ये भी कहते हैं कि बाजवा डॉक्ट्राइन का जो असर है वो आज भी एस्टैब्लिशमेंट पर भी मौजूद है, यानी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की अगर फौज की बात करें तो उस पर उनका असर है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई ऐसा है कि बाजवा का असर रसूख उसी तरह है? क्योंकि बहुत सारे केसेस अगर हम देखें, आजम सवाती को देखें या दीगर शहबाज गिल को देखें, दीगर ऐसे लोगों को देखें, तो कहीं ना कहीं चीजें हमें नजर आती हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें हरमीत, इमरान खान साहब की ये तवक्को रखना कि जी चेंज ऑफ कमांड होने से एकदम सब कुछ बदल जाएगा, ये तो नामुमकिन था, ये तो हो नहीं सकता था। देखें एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी इदारा, बहसियत इदारा अगर कोई फैसला लेता है तो वो उसकी पॉलिसी का हिस्सा होता है। तो इमरान खान साहब ने अगर ये तवक्को की तो मैं समझता हूँ गलत है। दूसरी जानिब ये बात कहना कि जी बाजवा डॉक्ट्राइन अभी तक जारी है, इसको मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। एक वजह मैं आपको बताऊं,
मैं ये समझता हूँ कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं उन्होंने बहरहाल प्रोफेशनली अपने आप को ज्यादा एंगेज किया हुआ है। पॉलिटिकली उस तरह कोई एक्टिविटी DGISPR की तरफ से नजर नहीं आई, DGISI की तरफ से नजर नहीं आई। तो इस हवाले से खान साहब को भी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम दें, थोड़े से मामलात को इस अंदाज में लेके जाएं कि मजीद कन्फ्रंट्रेशन ना हो। देखिए PTI के अंदर भी ये बात बार बार कही जा रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जी खान साहब अगर कन्फ्रंट्रेशन नहीं करेंगे तो ना सिर्फ इलेक्शन का फैसला हो सकता है बल्कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में इनको फैसिलिटेट किया जा सकता है कि फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हो। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा दबाव में लाकर एस्टेब्लिशमेंट को, पिछले 8-9 माह में हमने देख लिया कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल ये है कि अब थोड़ी सी या तो ऐसी सियासत करनी चाहिए जिसमें ओपनली आप एस्टेब्लिशमेंट को ना ड्रैग करें, आप हुकूमत को क्रिटिसाइज करें, आप हुकूमत की कारकर्दगी को क्रिटिसाइज करें, आप आवाम के माशी हालात पे बात करें, आप IMF से मुज़ाकरात की नाकामी पे बात करें, आप इसहाक डार से वाबस्ता तवक्कुआत के हवाले से बात करें। लेकिन अगर आप एक ही बाजवा डॉक्ट्राइन को लेते रहेंगे तो इसका नुकसान ना सिर्फ खुद इमरान खान साहब को होगा बल्कि PTI को भी होगा और ये गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करेगी। गवर्नमेंट तो खुद चाहती है कि जी एस्टैब्लिशमेंट और पंजाब की तरफ आ जाते हैं। पंजाब में जो सूरत हाल है इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जी हरमीत जी कंटिन्यू करें। हामिद साहब, इमरान खान साहब या जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है वो ये दावा करती है कि 11 जनवरी से पहले असम्बलियां जो है वो तहलील हो जाएंगी, आदम एतमाद के जो मामला है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको क्या लगता है, एक तरफ नून तैयार बैठी है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, तो ये मामला जो है पंजाब की जो असम्बली है, पंजाब का जो मामला ये तूल पकड़ जाएगा, अदालतों की नजर हो जाएगा ये सारा मामला, या उससे पहले PTI जिस तरह चाह रही है मामला उस तरह हो जाएंगे? हरमीत, मेरी इतलात के मुताबिक जितना मैंने इस पे वर्कआउट किया, मेरा नहीं ख्याल कि 11 जनवरी से पहले किसी भी सूरत इलेक्शन का कोई ऐलान हो सकता है, बल्कि ये एक्चुअली इमरान खान साहब, परवेज इलाही साहब और इनके इत्तेहाद के लिए एक टेस्ट बन गया है कि क्या वो इस काबिल हैं कि मेजॉरिटी साबित कर सके। ये 186 का फिगर नहीं है बल्कि मेजॉरिटी साबित करने की बात है। लेकिन अगर ये मेजॉरिटी साबित कर देंगे तो फिर इमरान खान साहब और PTI बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएगी कि वो इलेक्शन पर मजीद दबाव डाल सके, और इसका कभी इम्कान है कि दोनों असम्बली अगर तहलील कर सके तो फिर इलेक्शन फौरी तौर पर कॉल हो जाए। उसके बिना हुकूमत किसी तरह भी इस मूड में नजर नहीं आती है कि वो इलेक्शन की तरफ जाए। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने हार्ड टाइम देख लिया, अब वो अवाम को शायद कोई रिलीफ दे सकते हैं पेट्रोल प्राइस की शक्ल में या किसी शक्ल में, तो वो ये कहते हैं कि अब हम रिलीफ देकर अवाम के पास जाएंगे तो शायद हम वोटों के हवाले से बेहतर पोजीशन में हो। जबकि ये हरमीत तवक्को रखना कि 11 जनवरी से पहले असम्बली या कोई ऐसा इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगी, मेरा ख्याल है ये बड़ी दस्तयाब है। अच्छा नहीं है। जी हामिद खान साहब, इमरान खान साहब बात करते हैं मार्च अप्रैल की, और अलवी साहब ने दरमियान में पढ़ के बात की कि चलें मई कर लें, तो आपके ख्याल में क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि मई जून तक में इंतखाबात की बात हो जाए, अलवी साहब दरमियान में पढ़ के इस तरह का कोई कर लें, या आपके ख्याल में जैसे आप बात करें हुकूमत यही चाहेगी कि उससे भी आगे थोड़ा सा जाया जाए और वो जो अक्टूबर की बात करते हैं अक्टूबर ही होगा? अब्दुल रऊफ साहब, बात यह है कि हुकूमत तो हर सूरत चाहती है कि अक्टूबर तक हो, लेकिन इमरान, मेरा ख्याल ये है और मेरी मालूमात भी है कि इमरान खान साहब को एक फेस सेविंग देने के मई जून में इलेक्शन की काफी उम्मीद की जा सकती है। मार्च अप्रैल में नहीं हो सकते, उसकी बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज हैं। देखें 23 मार्च से रमजानुल मुबारक शुरू हो जाना है जो कि एंड ऑफ अप्रैल तक चलना है। अप्रैल का पहला महीना एक फेस्टिविटी का महीना है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रमजान में आप इलेक्शन कैंपेन भी करें, वोटर्स को भी बाहर लाएं? मेरा तो ख्याल ये है कि ये खुद इमरान खान साहब को भी नुकसान पहुंचाएगा, और इलेक्शन जो है वो मई में अगर हो गए तो हो गए, नहीं तो जून जुलाई में गर्मी की शिद्दत इतनी है कि फिर एक बार वो क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, हज आ जाएगा, मुहर्रम का महीना आ जाएगा, तो फिर अक्टूबर में चला जाएगा। तो ओनली विंडो जो बचती है वो मई, मिड ऑफ मई से लेके मिड ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक बचती है, वरना इलेक्शन अक्टूबर में चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इंटरनली इमरान खान साहब भी इस पे राजी हो जाएंगे, इसमें दोनों को फेस सेविंग मिल जाएगी जी कि इलेक्शन वक्त से पहले हो गए, और हुकूमत ये कह रही थी कि हमने मार्च अप्रैल में नहीं होने दिए, हमने अपनी मर्जी से होने दिए। तो मेरा ख्याल ये कि इस तरह का मामला जाएगा।
हमें सब ये बताएगा, देखिए इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, सियासी सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं, वोट कास्ट करना एक आम लेमैन ने, उसका क्या हाल है आप जानते हैं? अगर करंटली आप अभी बता रहे थे कि आप लाहौर में हैं, तो आप अगर लाहौर की सिचुएशन देखें, मैं कराची इस्लामाबाद की बात नहीं कर रही हूँ, अभी हमने आज सुबह खबर दी है आटे के थैले की कीमत में डबल इजाफा हुआ है, मतलब आप 1300 का जो है वो 2300 का हो गया है। ये मैं मिनिमम एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप सोचिए कि ये जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, IMF का मुआहिदा, और फिर कल की स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब की, वो कहते हैं कि जब मैंने हल्फ लिया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि IMF का मुआहिदा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ये सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है। सर किसे अंदाजा नहीं होता? सियासतदानों में, हम आम इंसानों को अंदाजा हो जाता है, इनको कैसे अंदाजा नहीं होता? तो हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। बदकिस्मती ही ये है कि इक्तदार के खेल में अवाम पिस रही है, अवाम का कोई नहीं सोच रहा है, उस रेडी वाले का कोई नहीं सोच रहा, उस मजदूर का कोई नहीं सोच रहा। सबसे अहम बात ये, और ये मैं आपको बात बता दूं कि ये सब जवाबदेह होंगे अल्लाह के यहाँ भी और यहाँ पर भी। अगर अवाम सही तरह बाशऊर होकर अपना फैसला दे तो यकीन करें कि इनके लिए सियासत के अंदर कोई जगह नहीं बचेगी। अहम बात यह है कि यहाँ पर IMF से मुज़ाकरात नाकाम भी हो रहे हैं और अब कोई उसकी बात नहीं कर रहा। अहम बात यह है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स मुसलसल गिर रहे हैं, इस पे बात कोई नहीं कर रहा। सबसे जरूरी है कि अवाम को रिलीफ अगर नहीं देंगे तो कल को अगर कोई अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल आता है तो वो बड़ा खतरनाक होगा। अहले इक़्तिदार को ये सोचना होगा, सब इदारों को ये सोचना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत-ए-हाल खराब हो रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो ये दो अहम तरीन मामलात हैं जिसके ऊपर नेशनल कंसेंसस यानी कौमी जो मुफाहमत है या कौमी जो यकजहती है उसकी जरूरत है। और अवाम को अगर रिलीफ नहीं देंगे तो आइंदा आने वाले दौर में अवाम के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। आटा तो अभी है, आगे गंदम, चीनी और बहुत सारी बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि स्टॉक खत्म हो रहे हैं, दालों के और दूसरी चीजों के स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं। तो हुकूमत को बड़ा वाज़ेह लाया अमल अपनाना पड़ेगा कि अवाम डॉलर बड़ी तादाद में स्मगल हो रहा है। हाँ, हमने भी सुबह भी बात की इस बारे में कि डॉलर बड़ी तादाद में स्मगल हो रहा है। खैर हामिद खान साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। हम आज भी सुबह हम बात कर रहे थे कि 2 अरब डॉलर बूस्तान साहब, मलिक बूस्तान साहब कह रहे हैं इस मुल्क से सिर्फ अफगानिस्तान स्मगल होके जा रहा है। लोग अपना पैसा जो है उसको बाहर निकाल रहे हैं। बहुत यानी बुरी खबरें हैं। लेकिन बादल जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को बचा लें और उस कोशिश को हमें कामयाब होने में रुकावट इमरान खान साहब बन रहे हैं। चलें अभी फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद एतज़ार एहसन साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बानी रुकन में से एक हैं, बहुत पुराना ताल्लुक है, बेनज़ीर से बहुत ताल्लुक रहा। एतज़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज बेनज़ीर साहिबा की 15वीं शहादत का दिन है और उस मौके पे हम उनको याद कर रहे हैं। क्या लीडर थी, ज़बरदस्त किस्म की, क्या शानदार उनका जो पूरे का पूरा एक पर्सनैलिटी थी उनकी, उनका पढ़ने का स्टाइल, उनका सियासत करने का स्टाइल, हर एक जो है वो अपनी मिसाल आप है। तो एतज़ार साहब आज के दिन के हवाले से बेनज़ीर साहिबा को याद करते हुए बीबी को कैसे याद कीजिएगा? लीडरशिप तो उनकी, मैंने जैसे कहा कि अब वो इतनी मैच्योर हो गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं, मतलब जितने भी फैसले उन्होंने किए वो मुल्क की बेहतरी के लिए किए। इस हवाले से फरमाइए। पहली तो बात है मेरी निगाह में जो बेनज़ीर मेरे सामने आती है ना, और मैं उनके काबीना का मेंबर भी रहा हूँ। बड़े हमने मुश्किल औकात में पहली दफा 1988 में हुकूमत संभाली थी और उस वक्त हमारे लैंडमाइन थी हर तरफ हमारे, वो लगाई हुई थी। गुलाम शाह खान सदर थे, वो हमारे बड़े सख्त खिलाफ थे। असलम बेग साहब आर्मी चीफ थे, वो हमारे सख्त खिलाफ थे। हमीद गुल साहब ISI के चीफ थे, वो हमारे खिलाफ थे। मियां नवाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, वो हमारे वजीरों पे वारंट जारी करते थे, शहीद की बेइज्जती करते थे। हर
उसको सिक्योरिटी रिस्क कहते थे प्राइम मिनिस्टर को, और वो इनके साथ ही ग्रुप में मिले हुए थे। बलूचिस्तान में अकबर बुख्ती साहब जनाब अकबर बुख्ती साहब थे, वो हमारे बड़े सख्त खिलाफ थे। तो हमारे लिए एक लाइन फील्ड थी रियली हर तरफ, ठीक है, और हमारे खिलाफ हर तक कोशिश की गई हमें हटाने की। हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया गया, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया उसमें उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, हमारे MNA अगवा करने शुरू किए। खुर्शीद चीमा साहब सियालकोट से MNA थे जो अगवा हो गए, वो हाउस में आके उन्होंने आके खड़े होकर कहा कि जनाब मैं गुलिका बिठाया गया, ये मैं यहाँ नहीं गया वाला, मैं पीपुल्स पार्टी के साथ हूँ, मुझे इन्होंने हमसे बेजा में रखा है। अच्छा। एक भट्टी साहब थे हमारे सियालकोट शेखुपुरा से, रशीद भट्टी साहब को दीवार फलाम के भागना पड़ा जब वहाँ पुलिस ने पंजाब पुलिस ने रेड कर दिया था, इनको गायब करके वहाँ तक पहुँच सके। हमने 152 पूरे कर रहे थे। अच्छा, फिर हमारे वो जूलियस थे, उनको उठा के कैसे होटल में ले गया और वहाँ बंद कर दिया, और वो भी भाग के निकले। अब बड़ी मुश्किल थी हमें, और उस वक्त बीबी को एक कूल और बड़ा सही तबीयत से सारी चीज को सोच के और स्ट्रैटेजी बनाना, और एक तो ये चीज थी जी कि शी हैड अ थिंकिंग हेड ऑन हर शोल्डर। जी दूसरी बात जो बड़ी अहम मुश्किल नजर आती है वो बीबी की दलेरी है। बीबी एक बहादुर शख्स थी जी, और जब किसी मामले में वो डरती नहीं थी, घबरा जाती थी। घबराहट का मतलब है लेकिन उसको होती थी अगर कोई सोल्यूशन ना निकल रहा हो, और ये चारों पांचों बड़े ओहदेदार और सारी पंजाब की काबीना, सारी बलूचिस्तान की काबीना, ये सिर्फ इनकी मिशन एक था कि बेनजीर को हटाओ, और हमें लालचे देते थे सदर साहब बुला के कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर तो तुम्हें होना चाहिए, ये खातून कहाँ से आ गई, मतलब इस किस्म की बातें, और गुजरात से भी बीबी के साथियों को तोड़ने की कोशिश बड़ी की गई, पर वो उसने सबसे मुश्किल हालात में जो गवर्नमेंट किसी ने की है वो शहीद बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क में मैं समझता हूँ। एतिजाज साहब, आपने बड़ा जिक्र किया बड़ा जबरदस्त तरीके से। जी हरमीत, अगर हमने देखा है, जिनको हमने पढ़ा है एतिजाज साहब, तो उसमें एक चीज ये थी कि एक तरफ तो इतनी मुश्किलात जो आपने गिनवाई कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, हमने देखा कि मजहबी कार्ड भी उनके खिलाफ खेला गया, सख्तियां भी की, इल्जामात भी बेपनाह लगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप लोगों का हौसला बढ़ाना, अपना हौसला बढ़ाना, वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो स्टैंड करती जाती थी और दलेरी के साथ मुकाबला करती थी? हेलो इत्तेजाज साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कनेक्ट आ रही है, पर दो आवाजें आ रही हैं। अच्छा, ये हरमीत का सवाल है कि बेनजीर साहबा, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया, जब इस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ थी, मजहबी कार्ड भी उनके खिलाफ खेला गया, ऐसे में ये फरमाइए कि नवाज शरीफ भी उनके खिलाफ थे उस वक्त, और बीबी की दानिशमंदी ये कि उसी नवाज शरीफ के साथ बाद में मिसाक जमहूरियत उन्होंने साइन किया ताकि मुल्क को इस्तेकाम दिया जा सके, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है जी। और मैं ये कहूँगा कि बीबी ये मिसाक जमहूरियत तो किया और बड़े सिद्ध के दिल के साथ किया जी, लेकिन नवाज शरीफ ने जब नैनो गेट का मामला आया तो नवाज शरीफ
खुद काला कोट पहन के चला गया और पीपल्स पार्टी के खिलाफ उसने इतना घिनौना वार किया कि सदर जो पाकिस्तान के थे उस वक्त आसिफ जरदारी जी उनके साथ उन्होंने उन पर ये इल्जाम लगाया गद्दारी का। हुसैन हक्कानी और एक मंसूर एजाज था, आपको याद होगा जी, उससे मिलके उन्होंने बड़ी एक साजिश की जो हमारी मिसाके जमहूरियत में लिखा था हम एक दूसरे की गवर्नमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन ये उन्होंने डायरेक्टली किया इस किस्म का। अब हमारे साथ ये बड़ा एक मुश्किल थी कि बीबी को ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये अव्वल तो चाहती नहीं थी कि वजीर आजम बने। बिल्कुल ठीक है। एतज़ार साहब ये फरमाइए कि मेरी उनसे वफात से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भी मुलाकात हुई थी और बेनज़ीर जो हैं वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, उस वक्त मुशर्रफ थे, उनके बारे में वो कहती थी कि मैं इसको ट्रस्ट नहीं करती बिल्कुल भी। उसके बाद उन्होंने जो मतवक्के हो सकता है उन्होंने कहा मैं अगर मारी गई तो यही ये लोग होंगे जो मेरे ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा होंगे। उसके बावजूद मुकदमे नहीं चल पाए उस तरीके से, सजाएं नहीं हो पाई उस तरीके से, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये रऊफ हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मामला है जो कि तकलीफ दे है कि पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत रही उसके बाद जी, और हमने 4 नौजवानों को जो कि दिनों में जो होंगे मौके पर उनको हमने सजा करवा दी, फिर आप बरी हुए। और जो असल मतलब वो 4 नौजवान जो थे वो बेसरों सामान थे, उनके पास तो ये सलाहियत नहीं थी कि वो आगे बीवी को इतना बड़ा हमला कर देते तो बीवी को शहीद कर देते। इसके पीछे जो हाथ थे वो हमने उनका एक्सपोजर नहीं हम कर सकते। ये हमारी एक बहुत बड़ी कोताही है और हमें वर्कर हमारा पूछता है, वो बिल्कुल पूछता है कि ये आपकी अपनी हुकूमत थी और आपने ये नहीं किया, ये पता नहीं लगा सके। आप एक सब की बच्चियों के पीछे लगे रहे कि जी वो मसूद में मुझे रलिया मसूद जो था उसपे उसका एक इंटरसेप्ट आपने पकड़ लिया, या वो ब्रिगेडियर जावेद इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो गोली से नहीं उनको लगी, उसका एक हिस्सा लगा है छत का, उससे जब गिरी है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमने काफी कोशिश की उसको। आप एक आध चीज देखिए बड़ी दिलचस्प, अब वहां तक तो हमें पहुंचना चाहिए था, हमने उसका एनालिसिस नहीं किया। 18 अक्टूबर को 8 साल का जब हादसा हुआ और 180 पीपल्स पार्टी से और पुलिस में शहीद हुए जी कराची में जी जी, तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने पानी चला दिया उसमें, बड़ा प्रेशर पानी कि वो सारा कुछ साफ हो गया। ये हुआ सिंध में जब 27 दिसंबर का वाकया हुआ। ये वाकया हुआ पंजाब में, लियाकत बाल जहाँ बीवी शहीदी होगी, वहां भी 1 घंटे के अंदर पावर हाउसेज आ गए और उस क्राइम सीन को धोना शुरू कर दिया। कौन क्राइम सीन को धोता है? हमारे देहाती बड़े रिमोट एरिया के देहाती को भी पता है कि अगर कोई चोरी हो और उसका फुटप्रिंट चोर का जा रहा हो तो पुलिस के आने तक पुलिस उस गाँव में शायद 2 दिन 3 दिन बाद आए
उसको ढांप के रखना उस फुटप्रिंट को। मुश्किल है। अब यहाँ हम सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब यहाँ एक चीज यार, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे दे रहा हूँ, आप चेक कीजिए आज जी जी परवेज मुशर्रफ पे एक हमला हुआ 23 दिसंबर 2003 को। जी जी ये उसको झंडा चीची ब्रिज कहते हैं, पिंडी में GSU के सामने। जी जी बिल्कुल। और परवेज मुशर्रफ की गाड़ी तबाह हो गई, उड़ के हवा में गई, गिरी, ड्राइवर किसी तरह उसको भगाता हुआ भगाया, टायर फट गए उसके, और उसको लेके चला गया और पहुंच गया उधर। अब उसकी जो तहकीक हुई, उसकी तफ्तीश जो हुई, इन्वेस्टिगेशन जो हुई, ग्राउंड उसमें जो परवेज मुशर्रफ खुद अपनी किताब में in the line of fire page 249 and 250 जी 249 और 250 पे खुद परवेज मुशर्रफ लिखता है जी कि इतनी अच्छी उसकी इन्वेस्टिगेशन की कहानी में जो DGIS से उन्होंने इतनी अच्छी की, और लास्ट दिन उस क्राइम सीन में चिड़िया को भी नहीं भड़कने दिया, और एक छोटा सा चिप मिल गया जो बॉम्बर का चिप था, फोन चिप था। और परवेज मुशर्रफ खुद तारीफ करते हैं यानी कि उसने सवाल किया, वो चिप जो ढूंढा, वो चिप जब हमने फोन में लगाया वो चल पड़ा, और उससे उस चिप पे जो पिछले आधे घंटे की कॉल आ रही थी, वो उनकी हमने लोकेशन डिटरमिन कर ली कि वो एक्सप्रेस वे और मरी रोड और एक्सप्रेस वे और फिर एयरपोर्ट से गुजर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर की तरफ जाते हुए वो हर 2 मिनट के बाद लोकेशन बता रहा था कोई और उसको, और 10-12 टेलीफोन उससे हमने लोकेट कर लिए जिन्होंने रास्ता बताया, टाइम बताया बॉम्बर को। बॉम्बर खड़ा था पुलिस वो पेट्रोल पंप पे, उसको जूं पता लगा, उसने आके मारी अपनी गाड़ी पर, वो जरा लेट हो गया, उसकी पिछली पुलिस वाली गाड़ी पे लगी। अब कौन शख्स था, मैं सवाल करता हूँ, मैंने बहुत दफा किया कि कौन शख्स था जो कुदरत रखता था पंजाब में भी और कुदरत रखता था सिंध सूबे में भी, और दोनों जगह कुदरत ये रखता था कि वो क्राइम सीन को 1 घंटे के अंदर धुलवा दे। 1 घंटे के अंदर, यानी क्राइम सीन नहीं धोया जा सकता। जो इसमें तो आईजी फांसी लगा था क्राइम सीन धोने पे। अब ये कुदरत भी दोनों सूबों में रखता है, लिखता भी है कि उस चिप की, वो सेल्फ चिप की कितनी अहमियत है। अब वो बंदा चाहता है कि क्राइम सीन कराची में भी और इस्लामाबाद और पिंडी में भी, लियाकतबाद में, इस तरह साफ हो जाए कि जो चिप भी है वो it goes into the brains of Karachi and the brains of Rawalpindi before the place is investigated. How can you destroy a crime scene? Yes. तो आपने कभी कई जगह वो सफेद फीते वो येलो फीते लग जाते हैं कि इनके अंदर कोई नहीं आ सकता। यहाँ 1 घंटे के अंदर जिसने धुलवाया वो क्राइम सीन, उससे आगे हमें चलना चाहिए। और परवेज मुशर्रफ की किताब पढ़ लो, खुद पढ़ लो। जी देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ जी मैंने इसमें बड़ी कई दफा बात की और बड़ा बात की, ओपन बात की, और तफ्तीश उधर गई नहीं। वो परवेज मुशर्रफ वो तो फुल इन कमांड था। तो ये एक बहुत बड़ी लीड थी जिसकी तरफ हमने रुख ही नहीं किया। क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी परवेज मुशर्रफ के साथ क्या हुआ था, तो हमने उसको देखा ही नहीं कि तो अब ये चीफ सेक्रेटरी सिंध दोनों जगह नहीं था करा सकता, आईजी पंजाब दोनों जगह नहीं करा सकता था, और परवेज मुशर्रफ तो दोनों क्राइम सीन का पंजाब में भी और कराची में भी दोनों के पे उसका इख्तियार था।
ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो क्राइम सीन जो है उसके बहुत सारे पहलुओं को देखा जा सकता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, हमने आज मिलकर उनको याद करना था, आपने अपना वक्त दिया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज एहसान साहब ने जितनी सारी बातें की हैं, जो उस पिक्चर को डिपिक्ट करने की कोशिश की है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शवाहिद किस तरह से मिटा दिए गए और आज तक उन पर पर्दा पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत, जैसे एतजाज साहब कह रहे हैं, 5 साल रही है, लेकिन इस बारे में कोई तहकीकात नहीं हो सकी, कोई फैसला नहीं हो पाया और अभी भी सारा जो है वो मामला इसी तरह से है। बहरहाल हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। क्रिकेट के मैदान से आपको खबर ये सुनाएं कि 359 अपडेट इस वक्त ये है, पाकिस्तान ने कर ली है, उसके 6 ही आउट हैं। नुमान अली 6 रन्स पे खेल रहे हैं और उनके साथ आगा सलमान ने 39 रन्स कर लिए हैं। रन्स बनाने की जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो हो गई है। पिछले 20 ओवर्स में मुश्किल से 41-42 रन्स बने हैं और उसकी एक वजह भी हो सकती है, पीछे बैटिंग बिल्कुल नहीं है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना ले। आगा सलमान ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो एक सॉलिड बैट्समैन है और वो जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो इस्तेमाल उनको किया जाए तो बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। नुमान अली भी एक इस्टेब्लिश अंदाज में खेल रहे हैं, एक एंड उन्होंने संभाला हुआ है, अगरचे रन्स बनाने की औसत उनकी बहुत कम है, 9 कुछ रन्स पर ओवर के हिसाब से वो रन्स कर रहे हैं, लेकिन ठीक है मेरे ख्याल में देखा जाए। हमारी जो ओवरऑल औसत है वो जहाँ कहीं बाबर आजम जब खेल रहे थे सरफराज के साथ तो ऑलमोस्ट 4 रन्स पर ओवर के हिसाब से हम रन्स कर रहे थे, जो इसमें कम होके 3.12 या 3.22 के हिसाब से आगे हुई है, जो काफ़ी कम है। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि बेहतर यही है कि इसको अंदाज से चलाया जाए। स्ट्रैटेजी अगर ये है, लेकिन ग्रेजुअली चल रहे हैं, वो जो पहले वाली सिचुएशन है उससे काफ़ी दर्जे बेहतर है चीज़। तो हम फिर बार बार आपको इसलिए अपडेट कर रहे हैं कि आपको पता चले कि यस टीम इज़ वर्किंग, तो अब अच्छा मजीद वर्क करें, ये हम आपको साथ साथ अपडेट कर देंगे। जितनी लीड बनाते जाएंगे उतना बेहतर होगा। खैर थोड़ी देर में हम आपको अपडेट फिर देंगे। अलीपुर चट्टा हम आपको लेके चलते हैं। मछली मंडियां जहाँ पे हैं, ये जो कहा जा रहा है कि महंगाई की वजह से यहाँ पे भी असर पड़े हैं और फिश फार्मिंग की इंडस्ट्री बहुत बुरे हाल में है। कितने बुरे हाल में ये आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं पहले। सुबह सवेरे ठंडे पानियों में उतरकर जाल को खींचते ये मछेरे फिश फार्म से मछली पकड़ने में मसरूफ हैं। ये मछली अलीपुर चट्टा के अतराफ में वाक़े हजरत कैलियांवाला, कोट हरा और हेड कादराबाद में मौजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मछली मंडियों में फरोख्त होती है। इन मछली मंडियों में पिशावर, गिलगित बिल्तिस्तान, स्कर्दू, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला समेत पाकिस्तान भर से ताजर मछली खरीदने आते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन मछली मंडियों में अक्टूबर से मार्च तक 20 अरब रुपए से ज्यादा की मछली फरोख्त होती है। फिश फार्मर इंतहाई जानफशानी से फिश फार्म की देखभाल करते हैं। इनका कहना है कि मछली की अफजाइश में जितनी मेहनत दरकार और लागत आती है, इसकी कीमत इस कदर वसूल नहीं होती। खाद बहुत महंगी है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, इसके अलावा जो अखराजात होते हैं अफोर्ड हो ही नहीं रहे और फार्मर जो है मेरा नहीं ख्याल कि आगे चल पाए। फिश को भी फीड दें, फिश की फीड जो है वो भी इंतहाई महंगी हो गई है। डीएपी खाद जो है वो पहुंच से दूर हो गई है और अगर हम सोलर लगाएं तो फिर हम फिश को नहीं फीड दे सकते। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस शोबे की तरफ खुसूसी तवज्जो दे। फिश फार्म्स में रहू, मराखी, गुलफाम, थैला, बिग हेड, सिल्वर और सबसे महंगी फरोख्त होने वाली सौल मछली पाली जाती है। फिश फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है। हुकूमत अगर सरपरस्ती करे तो ये फिश फार्मर्स मछली को एक्सपोर्ट करके मुल्की ख़जाने में ज़र मुबादला की सूरत में बेपनाह इजाफा कर सकते हैं। मुस्ताब हुसैन ज़ैदी, पब्लिक न्यूज़, अलीपुर चट्टा। सर ये पीक सीज़न है और इस सीज़न में आपको ये फ्लॉरिश करनी चाहिए इंडस्ट्री की। अगर हम बात करें फिश फार्मिंग की हम बात करें, लेकिन जहाँ पर इतने मसलों की हम बात करते हैं, आटा, चीनी, घी, दाल और महंगाई की बात करते हैं, तो इस सीज़न में सर रोटी पूरी नहीं हो रही। पता नहीं फिश फार्मिंग जो है उस इंडस्ट्री से कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं लोग। तो ये काफ़ी हाँ, जैसे इन्होंने हाईलाइट किया, मसाइल बेपनाह है, बिजली महंगी है, फिश की फीड जो वो खिलाई जाती है उनको वो बहुत महंगी हो गई हुई है और दाम उतने मिल नहीं रहे। यही महंगाई जब असरअंदाज होती है बाकी लोगों के ऊपर, आम आदमी जिसे ख़रीदना है उसको भी मुतासर कर रही है और वो ख़रीद नहीं पा रहा। पीछे से ज़ाहिर फ़िश को भी नुकसान पहुंचता है, उन फार्म्स पे भी, फ़िश फार्मिंग के जो फार्म्स हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। अब वो बारहा हर
जिससे भी हम बात करते हैं वो यही कहता है हुकूमत को सब्सिडाइज करे, हुकूमत को इमरात दे तो हम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। अलीपुर चट्ठा की इस फिश फार्म के हवाले से भी बता रहे हैं कि मुल्क के बड़े तरीन फार्म्स में है और इसकी मछली पूरी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई की जाती है। हरमीत, आप ये देखो कि महंगाई का असर यहाँ भी पहुँच गया है और कितना असर पड़ा है बुरा इसका। रोज़ साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अगर हम फिशरी की बात करें या यहाँ पे फार्मिंग की बात करें तो कराची में या दीगर ऐसे इलाकों में खासकर फिशरी के फार्म्स या इसका जो कारोबार है इससे मुंसलिक लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है और मछेरे सुबह सुबह या कितना वक्त जो है वो जिस तरह गुजारते हैं समंदरों में। और एक तो हम देखते हैं कि आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ जो सोहा फरमा रही है कि रोटी की तलब जो है, जाहिर बात है गंदम आपकी नायाब हो चुकी है, ऐसे में फ़िश खरीदना, हालांकि फ़िश की अगर मैं बात करूँ तो जो प्राइस हमें मिलती थी यानी पक्की पकाई, इसके भी मुख्तलिफ किस्में हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की मुख्तलिफ प्राइस होती हैं। लेकिन अगर हम मंडी की हम बात करें तो कभी इनकी प्राइस में आज अगर मैं देखूं 2021 में मैं जाता हूं और आज यानी परसों मुझे खरीदने का मौका मिला तो मैं जब गया तो जो राहू था या कोई और ऐसी किस्में थी वो हमें मिलती थी कम से कम 300-400 रुपए कम कीमत पे मिलती थी। आज उसकी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सर्दियों में बहुत ज्यादा खाई जाती है। हर दूसरे घर में जो है लोग पकाते हैं, खासकर सर्दियां जब आती हैं तो इसकी डिमांड भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे में अब हम देखते हैं कि लोग जाते हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं, जब आप रावल लेक की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा फिश जो है वो नजर आएंगे। फिर मुख्तलिफ मंडियां जो है इसके लिए बनी हुई छोटी छोटी, रावलपिंडी में भी इसकी ज्यादा डिमांड होती है। लेकिन अब अगर आप जाएं तो खरीदार आपको, क्योंकि शाम के वक्त या 7 बजे का टाइम ये होता है कि पीक का टाइम होता है और वहां पे आपको फिश जो है मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये सूरत हाल है रूसब और सोहा के, अब आप जाएंगे तो खरीदार वैसे देखने को तो जाएंगे, पूछ गछ के निकल वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये गिला शिकवा जो है वो बेचने वाले जितने भी हैं उनका भी है। तो ये बात है कि अब हर चीज की तरह अब अगर इस मंडी को देखा जाए, क्योंकि हमने चिकन की बात की, अंडा चिकन अब होने वाला है नायाब, क्योंकि आपके पास उसके लिए फीड नहीं है। अब आने मछली जो है एक ऐसा जरिया है मुख्तलिफ विटामिन का जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है इसका खाना, अपने खाने में इसका इस्तेमाल करना। लेकिन अगर हम देखें हालात इसके इधर बिगड़ते नजर आ रहे हैं कि अब मछली जो है वो भी हमसे दूर होती चली जा रही है। इन सारी चीजों को सोचना होगा, देखना होगा हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी ख्वाहिश होती है, ये परसों में मैंने ये बात की और आज भी मैं ये कर रहा हूं कि हम अच्छी खबरें देना चाहते हैं, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि सुबह सुबह अच्छी खबरें पढ़ें और देखें। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास खबर ही ऐसी आती है जो मायूस कर देती है, तो हमारा काम होता है उसी खबर को हाईलाइट करना और दिखाना। गुड मॉर्निंग की पूरी टीम की कोशिश ये होती है सर कि कहीं ना कहीं से डेली डोज में कुछ ऐसी एंटरटेनिंग सी थोड़ी सी ऐसी खबरें शामिल की जाए। लेकिन हम क्या करें, हमने एड्रेस करना होता है इस मसलों को, प्लेटफॉर्म भी। एक और अलामी खबर जो जिसके लिए काशिफ मुनीर साहब ब्यूरो चीफ हैं पब्लिक के न्यूज़ के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और काशिफ, 38 कॉलेजेस का जिक्र हो रहा है कि जिनके तलबा 100% फेल हो गए कराची में, एक भी पास नहीं हुआ, एक भी पास नहीं हुआ। बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है एजुकेशन के हवाले से, इस हवाले से क्या कहेगा? जी ऐसा ही है, ये जो 38 कॉलेजेस के तलबा हैं ये सिर्फ कराची की सूरत हाल है। अगर आप सिंध भर की सूरत हाल देखें तो वो और भी खतरनाक है। लेकिन कराची में ये जो 38 कॉलेजेस हैं इनमें 25 सरकारी हैं और जो 13 जो है वो निजी कॉलेजेस के तालिब इल्म है, जिसमें 100% जो है ये बच्चे जो है इसमें फेल हुए हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनमें से जो गुज़श्ता साल की अगर आप मुझसे सूरत हाल पूछें तो ये 26 थे, यानी कि अगर गुज़श्ता साल इनमें 26 ऐसे कॉलेजेस थे जिनमें तकरीबन 100% तलबा जो है वो फेल हुए थे और इस दफा ये तादाद जो है बढ़ के 38 हो गई है। यहाँ पर सूरत हाल अगर हम ये देखेंगे सिर्फ 38 कॉलेजेस के बच्चों के फेल होने का मामला नहीं है, ये एक और बड़ा मामला ये है कि जो दीगर कॉलेजेस में जो बच्चे पास भी हो रहे हैं उनका जो रिजल्ट जो है वो सिर्फ पासिंग का मामला नहीं है। आपको पता है अच्छी तरीके से कि बूटी माफिया है, एग्जाम से पहले रिजल्ट पेपर बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं
बच्चों को आप किसी तरह की कोई एप्लीकेशन लिखने को या अंग्रेजी में कोई लेटर लिखने को देते हैं तो वो लिखने से कासिर रहते हैं, तो मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम आज की स्टोरी पर बात करें तो इन 38 कॉलेजेस के जो रिजल्ट है, जिसमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल ग्रुप, इसमें तमाम वो जो स्टूडेंट्स हैं वो 100% तौर पर जो है वो फेल हुए हैं। इन कॉलेजेस में जो तलबा की तादाद है वो भी जो है वो इंतहाई कम है। मैक्सिमम किसी कॉलेज में अगर देखा जाए तो 50 बच्चे हैं, कहीं पर 10 हैं, कहीं पर 4 हैं, कहीं पर 6 हैं। गुज़श्ता साल भी इनमें से मुताबिक कॉलेजेस को एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से लेटर्स लिखे गए थे कि आप इसमें अपने तलबा को बढ़ाएं, तालीमी मयार बेहतर करें। लेकिन अच्छा काशिफ ने बताया ना, तालीमी मयार की आप बात करें, बोर्ड की आप बात करें, बहुत सारी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल की गई हैं, जो सारे बच्चे जो है फेल हुए हैं। उसके बाद प्राइवेट भी इसमें शामिल हैं, गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। तालीम का मयार क्या होता है किसी कॉलेज का जिसके बाद आपको रजिस्टर्ड किया जाता है? और अभी जो रजिस्ट्रेशन मुअत्तल हुई है, इसके अलावा कोई एक्शन देखे आपने डिपार्टमेंट्स की तरफ से? ये रजिस्ट्रेशन मुअत्तल से ज्यादा ये आप जो समझ लेंगे, ये नोटिस हैं जो इनको जारी किए गए हैं। ये फिर जाकर महकमा तालीम के साथ साजबाज करके ये कुछ महीने 2 महीने में ये कॉलेजेस जो है वो बहाल हो जाएंगे। मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हम जो सिर्फ फोकस कर रहे हैं ये 38 कॉलेजेस को, ये फोकस बहुत कम है इसका, तो क्योंकि ये इसलिए ज्यादा बात उड़ गई है कि इसमें 100% तलबा जो है फेल हुए हैं। लेकिन अगर आप जो ओवरऑल नताइज देखें तो उसमें आपको कमी पस्ती नजर आएगी कि जो बच्चे पास भी हो रहे हैं उनका अगर आप सूरत-ए-हाल देखें तो वो नहीं है, मयार नहीं है। यानी अगर आप देखें आजकल के दौर में जो तालीमी निज़ाम है वो मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों में डिवाइड हो गया। यानी पहले अंग्रेजी और उर्दू स्कूल होते थे, अब O लेवल, J लेवल आ गया है। और जब ये बच्चे बाहर पढ़ने जाने की कोशिश करते हैं या अपने आप को किसी प्रोफेशनल डिग्री में डालने की कोशिश करते हैं तो उनका वो रिजल्ट नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर हम इसकी परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले साल अगर 26 हो और इस दफा 38 हो गए हो तो इसमें 12 मजीद कॉलेजेस का इजाफा हुआ है और ये बड़ी खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। 4 दिन मीडिया पे खबर चलने के बाद महकमा तालीम इस पर जरूर जो है वो कोई एक्शन लेगी, लेकिन यकीन जानिए कि जब अगले साल हम इसके लिए बैठे होंगे तो इसमें आपको कमी होती दिखाई नहीं देगी। यही सूरत-ए-हाल आपको अगले साल भी नजर आएगी क्योंकि तालीम की जो प्रायोरिटी है वो दिखाई नहीं देती है हमारे यहाँ। जी हरमीत। काशिफ साहब, अगर हम देखें, आपको याद होगा कि जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई तब जब सिंध के एजुकेशन के हवाले से बात हुई तो वजीर तालीम जो सिंध है उसके साथ साथ दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा बड़े सामने आया। उनका कहना था ये रिपोर्ट जो है ये इसमें कोई दुरुस्तगी नहीं की गई। आप कैसे देखते हैं? एक तरफ लाइन ऑफ ऑर्डर की अगर हम बात करें, कराची की सिचुएशन है वो भी वर्स्ट होती जा रही है, एजुकेशन की बात करें तो वो भी आप चीजें हमेशा हमारे प्रोग्राम में लाते रहते हैं। क्या वजह है? कौन सा ऐसा माफिया है जिसकी वजह से जो है वो हुकूमत इनके सामने बेबस है, या हुकूमती जो लोग हैं इनके साथ मिले जुले ये मामला चला रहे हैं? देखिए, बात सिंपल है कि अगर आप देखें कि अगर कॉलेजेस की सूरत-ए-हाल देखें तो आपको जो सरकारी कॉलेजेस में तालीम का मयार है वो किसी लेवल पे भी आपको कॉलेजेस लेवल पे पहले कहीं ना कहीं सूरत-ए-हाल बेहतर नजर आती थी, अब आपको काफी हद तक खराब दिखाई देगी। ये तो डिपेंड करता है कि हुकूमत की, सिंध हुकूमत की क्या प्रायोरिटी है, वो किस हद तक जो है वो सूरत-ए-हाल को बेहतर करना चाहते हैं। जैसे अभी आपने बात की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो गुज़श्ता दिनों एक रिजल्ट आया था मेडिकल के कॉलेजेस के बच्चों का जिन्होंने एडमिशन टेस्ट दिए थे, तो सबसे बुरा नतीजा आपको मिला था वो सिंध के बच्चों का मिला था। सिंध में जो बच्चों ने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए टेस्ट दिए थे उनका नतीजा निहायत ही खौफनाक था। तो सूरत-ए-हाल सिर्फ हमने, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हम इस 38 कॉलेजेस पर फोकस कर रहे हैं, ये ओवरऑल जो सिंध के अंदर तालीमी निजाम है कॉलेज लेवल पर, उस पर बात करना बेहतर होगी। आप ये भी देखते होंगे कि आए दिन आपको कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए असातिज़ा नजर आते हैं, और आपने सोशल मीडिया पे कई वीडियोस देखी होंगी जब आपने उनसे उनकी तालीमी काबिलियत और उनसे कोई अगर 4 बातें आप उनसे पूछ ले, अंग्रेजी को ऐसे कोई जांचने का मेयार नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी ओवरऑल तालीम की सूरत-ए-हाल देखें तो वो भी उस पर आप अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं। जब असातिज़ा की जानिब से ही सूरत-ए-हाल ऐसी होगी तो बच्चों के अंदर भी यही होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो इंटर का फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का तालिब इल्म होता है, अगर उसको अपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही नकल से पास होने का नतीजा मिल जाए तो वो मेहनत करना छोड़ देता है। तो एक नकल जो है वो उसने भी बड़ी खतरनाक हद तक सूरत-ए-हाल अख्तियार कर ली है। पेपर से पहले जो है नहीं, जब पेपर हो रहा होता है उससे पहले पेपर व्हाट्सएप पर आउट हो जाता है, पेपर पहले मिल जाता है, अलग बैठ के आप पेपर दे सकते हैं। तो आपको जो तबाही की क्या क्या यहाँ पर मिसालें और क्या क्या चीजें सुनाई जाए कि आप ना पेपर अटेम्प्ट करने बैठे तो भी आप पेपरों में पास हो जाते हैं, सिर्फ आप पैसे खर्च कर सके या आपके पास ऐसी पर्ची हो जिससे आप पास हो सके। तो यही सूरत-ए-हाल आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे। जी
जी काशी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। पास हो सकते हैं। आखिरी बात पे फोकस करें आप उनकी। हाँ। आप पेपर में ना बैठे तो भी आप पास हो सकते हैं। मैंने ये बात पहले भी कई दफ़ा कोट की कि वहाँ पर अगर मैट्रिक का बच्चा लाहौर के बोर्ड की अगर बात करें तो वो अब 5वीं जमात या 6ठी जमात या 7वीं जमात के भी कोर्स को मीट नहीं करता सर, इतना उनका स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी बात करेंगे पंजाब के हवाले से भी। मैं पढ़ रहा था गुज़श्ता दिनों के 7,000 के करीब टीचर्स ऐसे हैं जो जॉब छोड़ गए हैं और उनके लिए कोई और अट्रैक्शन हो गई है और उनकी खाली असामियाँ पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे भी उनको भरने की कोशिश हो रही है। बहरहाल बाकी सूबों की सूरत हाल एजुकेशन की क्या है उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे ख़तरनाक सूरत हाल हमें सिंध के हवाले से नज़र आ रही है, जहाँ पे रिपोर्ट सामने आई है कि 38 कॉलेजेस के तलबा सरकारी भी हैं गैर सरकारी भी हैं, वहाँ नतीजा 0 आया है, 100% फेल। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक अपडेट आपको दें क्रिकेट के मैदान से 372 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं, 6 आउट हैं अभी तक। नुमान और आगा सलमान जमे हुए अपनी जगह पे। आगा सलमान ने एक और निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि उन्होंने साबित किया है कि वो कोई भी टीम हो, चाहे इंग्लैंड की हो, न्यूजीलैंड की हो, उसके खिलाफ वो बैटिंग में एक मुस्तनद बैट्समैन के तौर पे सामने आए हैं। उनके साथ नुमान डटे में 7 रन उन्होंने बनाए हैं, स्लो खेल रहे हैं लेकिन एक एंड उन्होंने संभाला हुआ है। हमारे साथ मौजूद है आलिया रशीद साहिबा, बहुत ही मोतबर नाम है क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर। वो उन्होंने अपना नाम मनवाया है क्रिकेट की जो नॉलेज है उसको बढ़ाते हुए। आलिया अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया। आलिया ये फरमाओ कि जो इस वक्त सिचुएशन है 372 रन हैं, 6 आउट हैं, इसको आप कैसे देख रही हो कि ये अगर 400 रन अब 7 आउट हो गए, एक और आउट हो गया, तो आप ये बताओ कि ये 372 काफ़ी होंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ? अब तक की बैटिंग के हवाले से क्या कहेगा? सरफराज का वापस आना कितना खुश आइंद है, उसने आके 86 रन किए, अपने आप को साबित किया कि मैं अब भी फिट हूँ, और सिलेक्टर जिन्होंने बाहर बिठाया होता उनको भी गलत साबित किया। और बाबर आजम के बारे में भी बताइए, उसके इनिंग के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए मेरा ख्याल है बहुत अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान है इस वक्त, और जितना मैक्सिमम स्कोर कर सके वो अच्छा होगा। सलमान अली आगा जैसे आप भी बता रहे थे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और हमें शायद नीचे एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी कि अगर ऊपर से या मिडिल ऑर्डर से कोलैप्स हो तो कोई नीचे से अच्छी इनिंग्स खेल सके। तो एक तो उन्होंने ये बहुत अच्छा साबित किया। स्टार्ट जो पाकिस्तान का था वो आपको पता है, लंच से पहले कल 4 विकेटें जो गिर गई थी उसकी वजह से सब शेकी हो गए थे, क्योंकि इतना ज्यादा वो टर्न मिल रहा था। पहले दिन ऐसी पिच है कि पहले दिन इतना ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प करे, तो ये बहुत अमेजिंग बात थी, जिसका हमें नुकसान भी हुआ। मगर उसके बाद फिर बाबर आजम ने अपनी क्लास शो की, और उनके साथ सरफराज ने तकरीबन जो 250 की इनकी जो पार्टनरशिप लगी, बेसिकली उसने इस वक्त हमें बेहतर पोजीशन में बचाया है। और बाबर आजम को तो क्या खैर क्या कहना, क्योंकि वो एक ऐसे ग्रेट प्लेयर हैं कि जो कि समझ के पिच की फील लेके अपना टाइम लेते हैं और उसके बाद शॉट्स खेलते हैं। उसके अलावा हमारे से 4 पहले प्लेयर्स आउट हुए थे, और जिस तरह वो हवा में मार के शॉट आउट हुए थे, बाहर निकल के खेल रहे थे, वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि टेस्ट मैच के हिसाब से खेल रहे हैं। तो बाबर ने उनको बताया ये कि जरा तहम्मुल और सब्र से थोड़ी देर के बाद आप टाइम ले लेते हैं, नई बॉल की शाइन खत्म हो जाए, मॉइस्चर खत्म हो जाए पिच से, तो आप बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। सरफराज के बारे में आपने पूछा, एक तो मुझे उनका ये मेथड हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि वो स्वीप करते हैं और अपने शॉट्स को रोकते नहीं हैं। बहुत अंडर प्रेशर थे वो, उन्होंने खुद भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कैसे लग रहा था मैं डेब्यू करने जा रहा हूँ, मगर उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से डोमिनेट किया स्पिनर्स को। तो ट्रेडिशनल स्टाइल है उनका खेलने का, और बहुत एक प्रोडक्टिव किस्म की जो ये कहिएगा कि आप बिल्कुल ये कह रही हैं, कल काफी कंपैरेटिवली फ्री स्टाइल खेला है बाबर आजम ने, और हम बड़ा खुश हुए बिकॉज उनको पूरी दुनिया में बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन काफी अरसे से वो कमबैक उस तरह से हो नहीं पा रहा था। सरफराज के साथ जो एक लंबा अरसा वो नहीं आ सके, आपको क्या लगता है कि हमने कितना गलत किया है? पिछला वाइट वॉश जो है उसको अब तक क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब मजीद अभी सिलेक्शन जो है थोड़ी बेहतर हुई है। सिलेक्शन इज अ मेन कॉज जो कि पिछले मैच में हमने इतनी बुरी तरह शिकस्त ली है। जी देखिए, एक चीज
बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सबको पता होनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड में लोगों को भी, कि ये जो टीम है ना, ये पाकिस्तान की टीम है। इसमें आपके पास 3 फॉर्मेट्स हैं। अगर आपको लगता है कि एक बंदा व्हाइट बॉल पे बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे रिजवान, लेकिन अगर वो टेस्ट मैचेस में उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहे, और आपके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर, इवन नए प्लेयर्स भी, हम मोहम्मद हारिस भी हैं हमारे पास, बैठे हुए हैं, तो आप उनको क्यों नहीं चांस दे रहे हैं? आप क्यों ब्लॉक कर रहे हैं इस चीज को महज इस वजह से? लेकिन इसके पीछे एक साइकी है पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और पाकिस्तानी कल्चर की, कि अगर हमारा कोई प्लेयर गलती से इंजर्ड भी हो जाता है तो उसको वापसी के लाले पड़ जाते हैं कि भाई मेरी जगह जो खेलेगा वो जगह ले लेगा, उसने अच्छा परफॉर्म किया तो। और ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। अभी आबिद अली भी उसकी एक मिसाल है, हमारे बड़े अच्छे ओपनर, और अब धड़ाधड़ वो खेल रहे हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी, पाकिस्तान कप में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब जो लोग ओपनर के तौर पे आ चुके हैं उनकी जगह हटाना मुश्किल होगा। कल ये है कि इसी तरह शान मसूद ने कल बहुत गलती की, क्योंकि देखिए वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने ऊपर, अपने आप को इम्प्रूव किया है और लोगों ने उनके लिए बहुत फाइट की है तो वो टीम में आए। मगर जिस तरह से कल वो एक बहुत ही केयरलेस शॉट खेल के आउट हुए हैं, ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अजहर के आउट होने के बाद अब 1 डाउन पे ना हमें एक इसी तरह के सॉलिड प्लेयर की जरूरत है। शान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आई एम श्योर कि वो इस गलती से सीखेंगे। मैं ओवरऑल जो आपने क्वेश्चन किया था सिलेक्शन के, सरफराज के हवाले से, इसमें कहीं भी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि हम जेन्युइन प्लेयर्स को जो कि डिजर्व करते हैं, जो टीम की जरूरत भी बन सकते हैं, उनको ब्लॉक करें। दिस इज बैड। जी हरमीत। अच्छा अलिया साहिबा, अगर हम देखें एक तरफ अगर हम T20 की बात की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी टीम की तारीफ भी की जाती है, कहीं ना कहीं किस्मत भी हमारा साथ दे देती है। ऐसे में अगर वनडे की बात की जाए या टेस्ट की बात की जाए तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। अब तब्दीलियां बहुत सारी हुई हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा। आपको क्या लगता है कि अब लंबी पारी क्योंकि टेस्ट में खेलनी होती है तो इसके लिए जो नए लोग आए हुए हैं, नए सिलेक्शन की जो कमेटी आई हैं, PCB के नए चेयरमैन आ गए हैं, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि क्योंकि एक लंबी पारी खेलने के लिए जो ऐसे खिलाड़ियों को कैसे तैयार किया जाए ताकि वो आके टेस्ट के मैदान में भी अच्छे परफॉर्मेंस दे सकें? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा लैग भी करते हैं। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन है मेरा, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अभी खत्म हुई है, कहीं भी पूरी ट्रॉफी में कोई एक भी पिच ऐसी नहीं थी जिसको आप टर्निंग ट्रैक कह सकते हैं, ठीक है? आपने अपने प्लेयर्स को वहां खिलाया नहीं, उनको इसकी आदत नहीं होती, उनको आदत है फट्टे पे बिल्कुल फ्लैट, आपको पता है शीशा पिचेस पे खेलने की, जो पाकिस्तान में ट्रेडिशनली बनती रही हैं। अब हमारे प्लेयर्स को इसीलिए मुश्किल हो रही थी। हमने प्रीवियसली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी देखी, अभी भी हमने कल भी देखा, तो ये हमें समझना होगा ना कि एक्चुअली जो पॉलिसी मेकर्स हैं क्या वो एक पेज पर हैं, क्योंकि आपको ये तय करना है कि बुनियादी तौर पे आपने किस किस्म की पिचेस पे जाना है। ये तो ये हुआ कि पहला टेस्ट के बाद जो इतना प्रेशर मीडिया की तरफ से पड़ा तो सारी कौम जो है वो पीछे पड़ गई कि जी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, लंबी 200 हमने 400 रन जो है वो क्यों देखें हम बैठ के, बोरियत हो रही है क्योंकि बॉल और बैट के दरमियान बैलेंस ही नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड मजबूर हुआ कि जनाब रातों रात उन्होंने जाके काम शुरू करवाए नेक्स्ट मैचेस के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले हमें यही तय कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ही प्लेयर्स जो है ना वो स्पिनर्स पे बहुत वीक हैं। हमारे पास तो मिसबा और यूनुस खान जैसे प्लेयर हमने हार्डली पैदा किए थे जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे। तो ये चीज ऐसी ये बहुत जरूरी है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में या तो आप डिफरेंट कंडीशंस दें। असूलन आप दुनिया में बाहर जाते हैं, जब हम सेना कंडीशंस में जाते हैं तो हमारे प्लेयर्स जो है एक्सपोज होते हैं, तो आप बाउंस भी जनरेट कर सकते हैं। इस्लामाबाद में पिच है, यहाँ पे डायमंड की पिच ऐसी है जो जहाँ पे फास्ट बॉलर्स बहुत जबरदस्त खेलते हैं और विकेटें लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पिचेस जो हैं वो नहीं बन सकती, ये गलत बात है। और ये आपको सिर्फ अपने क्यूरेटर्स के ऊपर सारा मलबा डाल देते हैं जब हार जाते हैं क्रिकेट बोर्ड वाले, तो ये भी ज्यादती है। उन्होंने वही करना है, गरीब ने। अच्छा आलिया साहिबा, हमने एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज देनी है, वो ये कि 8वां आउट भी जो है वो इस वक्त हो गया। अभी कुछ देर पहले अब्दुल रऊफ साहब जब सेगमेंट का आगाज किया तो वो कह रहे थे कि चले स्लो एंड स्टडी वो सिचुएशन थी कि चले ग्रेजुअली कर रहे थे, लेकिन पिछले जो सेशन हुआ है, सीरीज हुई है, उससे बहुत बेहतर था कि चले ग्रेजुअली सही, लेकिन हम कर रहे थे। अभी जो आउट पे आउट हो रहे हैं सेगमेंट के शुरू में भी, सेगमेंट के बीच में भी, अब इस वक्त आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पर क्या स्ट्रैटेजी लॉन्च करनी चाहिए कि थोड़ा उसको स्टेबल किया जा सके सीरीज को?
देखिए सलमान जो है ना इस वक्त वहाँ प्रॉपर बैटर तो वही हैं, वो खेल रहे हैं, उनको चाहिए। देखिए आपने जो टेल खिलानी होती है ना, उसका भी एक आर्ट होता है कि टेल को आप एक प्रॉपर बैट्समैन कैसे लेके चलता है। तो ये सब जो है ये तो बैट्समैन नहीं है ना, वसीम हो या हमजा अब आए हैं, तो ये सलमान को ज्यादा से ज्यादा खुद बॉल फेस करनी चाहिए और मैक्सिमम टाइम लें। 5 दिन का टेस्ट है, आराम से जितना टाइम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने कोई वनडे की तरह खेलना है। और जितने रन बनेंगे उतना प्रेशर जो है वो न्यूजीलैंड पे होगा, क्योंकि आगे हमारे पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, कंडीशंस भी सपोर्ट कर रही हैं। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में आता जाएगा जितने रन उनके पॉकेट में आते जाएंगे। अच्छा आलिया ये बताओ, स्ट्रेटेजी चाहिए जी आलिया ये बताओ, आपके अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमने स्पिनिंग ट्रैक नहीं बनाया और ये काफ़ी अरसे से हो रहा है कि हम स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर अपने प्लेयर्स की प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, जिसकी बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ तो ये कि अच्छे स्पिनर पैदा नहीं हो रहे, दूसरी तरफ ये कि बैट्समैन भी कासर एंड स्पिन खेलने से, आपको याद होगा श्रीलंका गए, हमें मुश्किल पड़ गई स्पिनर खेलते हुए, और इसी तरह से अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी स्पिनर्स को खेलते हुए, फास्ट बॉलिंग को तो एक तरफ कर दें, अपने होम ग्राउंड पे ही हम स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे। तो इस हवाले से क्या कोई अब तब्दीली आपको ऐसा उम्मीद है कि नज़र आएगी कि जहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक भी हों, जहाँ पे फास्ट बॉलिंग के ट्रैक भी हों और वो प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जा सके? जी बिल्कुल। देखिए आज नजम सेठी साहब का एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा कि उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मामलात मैं नहीं देखता, टीम जो बाकी है वो लोग देखेंगे। तो ये जो टीम है वो सारे क्रिकेट को हमेशा से मैनेज करते रहे और उनको सबको बहुत अच्छी तरह पता है। तो ये चीज इन लोगों को ही समझनी है कि हमने एक ऐसी हमारे पास क्रॉप तैयार होनी चाहिए जो हर तरह की कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर सके। उनको बाउंस जो जनरेट होता है उसको भी हैंडल करना आना चाहिए, उनको स्पिनर को भी हैंडल करना आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में रिवायती तौर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। आपको पता है हमारे बॉलर जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इसी वजह से रिवर्स स्विंग के मास्टर कहलाते हैं, क्योंकि वो खेल खेल के वो पागल हो जाते हैं बेचारे और उनको कंडीशन इतनी सूट नहीं करती। सिर्फ पिंडी की पिच ऐसी थी जिसको फिर हमने अनफॉर्चुनेटली चेंज किया और उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद डीमेरिट पॉइंट्स भी मिले, जो कि बहुत गलत बात है, जो नहीं होना चाहिए था। तो एनी हाउ अब ये जरूरत इसी चीज की है कि हर तरह की कंडीशंस बनाएं ताकि आपके प्लेयर्स जो हैं वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा हैंडल कर सकें और दुनिया के जो बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं जब उनकी कंडीशन में जाएं तो हम कोलैप्स ना हो जाएं, जो कि जनरली हो जाता है और हम बाहर जाके सीरीज उस तरह नहीं जीत पाते। तो ये एक चैलेंज है। अगर आपने क्रिकेट को सही करना है तो बुनियादी तौर पे बुनियाद को जो ग्रास। बहुत शुक्रिया आलिया सो मच। हर तरह की सिचुएशन में आपको गो थ्रू करना चाहिए ताकि ये एक्सपीरियंस आपको काम आ सके। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। और आज लाहौर का मौसम कंपैरेटिवली फोक थोड़ी कम है, मौसम बहुत अच्छा है। इतने स्ट्रेस माहौल में मौसम एंजॉय करें, लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।